अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वालेकुम सलाम सर। ठीक। प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप सबकी। जी दोस्तों। सबको आवाज़ आ रही है मेरी। यस सर, आवाज आ रही है। मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा। आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। सर टू बी ऑनेस्ट अभी तक वैसे क्वार्टर की कोई प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह भी करनी है आने वाले दिनों में। चलें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना फिर गुजारा नहीं है। आप जितना यानी थ्योरेटिकल पढ़ लें, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट ना करें तो वो चीज़ आपको आती नहीं है। बिल्कुल। और मार्केट में अगर आपको यानी प्रोडक्शन पे काम करना है, क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ क्विक काम करना और लेटेस्ट आपको यानी चीज़ें ट्रेन करके देनी है, तो सेज मेकर से यानी जो आसान टूल है वो अभी तक मार्केट में नहीं है कि पूरी की पूरी पाइपलाइन आपको एक चंद लाइन ऑफ कोड से बना सकते हैं। सॉरी। अच्छा, रऊफ ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नहीं। सर ये प्रोसेस काम किस तरह करता है कि हम अगर हम अपना कोई एपीआई बना के डिप्लॉय करते हैं एडब्ल्यूएस पे, अ, तो पेमेंट हम करेंगे ना, जो एडब्ल्यूएस के चार्जेस होंगे। देखिए, फिल वक्त तो यानी 2 महीने के लिए आपको ट्रायल वर्जन ये दे रहे हैं जिसके अंदर जी। जितनी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सही। जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं ना, तो फिर क्लाइंट के लिए आप बनाते हैं आई एम यूज़र। या तो उसको कहेंगे भाई आप अपना एक अमेज़न अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो आपने पूरी पूरी पाइपलाइन बना ली चाहे अपने अकाउंट से, और उसकी जो भी कॉस्ट आएगी वो हम क्लाइंट से ही यानी चार्ज करेंगे। सही। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है आप जो काम कर रहे हैं क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, तो उसके जो भी पे होंगे वो हम क्लाइंट से लेते हैं। और जी। नॉर्मली जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हैं तो क्लाइंट्स के पास अमेज़ॉन्स वगैरह के अकाउंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सही, तो हम उनसे कहते हैं कि हम उनके अकाउंट पे डिप्लॉय, मतलब हम डिप्लॉय करेंगे यूजिंग देयर अकाउंट। डेफिनेटली हम सिंपल कहेंगे कि भाई हमें एक आई एम यूज़र बना दें, उसके रोल्स यही होंगे। हमें S3 के यानी राइट्स चाहिए, हमें सेज मेकर के राइट्स चाहिए। तो जो राइट्स आपको चाहिए होंगे वो आप उनको बता देंगे, वो उसमें ऐड कर देंगे, तो उसकी जो भी चार्जेस होंगे वो खुद ब खुद आई एम यूज़र के यानी उससे डिटेक्ट होते रहेंगे। और आई सही। एम यूज़र आपको पता है कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी। कैसे करते हैं ज़रा बताएंगे। सर ये मुझे पता है कि डिस्कस हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जैसा आपको बताया अभी नहीं किया। कोई मुझे ये आ, बता। लेकिन जी। सर वो रीवॉच करूंगा वीडियोस तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, मैं सिंपल अभी सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि इस लेवल तक आप पहुँच चुके हैं सारे। मुझे ये बता दें कि रूट यूज़र और आई एम यूज़र में क्या फ़र्क है। एनीवन, कोई भी बता सकता है। रूट यूज़र और आई एम यूज़र इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है। रैंडमली किसी से मैं पूछूं। नासिर जमान आप मुझे बताएं। नासिर जमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है।
अच्छा, मेमुना आप हमें बताएंगे क्या फ़र्क है रूट यूज़र और आईएम यूज़र में? मेमुना आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेमुना की वॉइस मुझे नहीं आ रही या किसी को भी नहीं आ रही? सर मुझे भी नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, मरियम अहमद आप हमें बताएं सिंपल क्वेश्चन का आंसर। मायरा अहमद, सॉरी। यस सर माहिरा। जी मायरा, सिंपल सा सर क्वेश्चन है। सर रूट यूजर जो होता है ना, जो हमारा अपना हमारा अकाउंट होता है जिसे हम अपनी सर्विसेज वगैरह यूज कर सकते हैं। और आईएम यूजर जो होता है वो हमें कोई और भी प्रोवाइड कर सकता है अगर कोई भी सर्विसेज वगैरह हमने यूज करनी हो। नहीं तो क्या मैं आईएम यूज़र में अपना खुद नहीं बना सकता? सर बना सकते हैं अगर हमने किसी और इंडिविजुअल को अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो स्पेसिफिक, तो हम वो बना के किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, रूट यूज़र जो है ना, जैसे एडमिन, आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है विंडोज़ के अंदर, उसके अंदर सारे राइट्स होते हैं। आप जो चाहें, जो चीज़ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो होता है वो रूट यूज़र होता है। आपकी जितनी बिलिंग होगी, जितनी भी चीज़ें आएंगी, वो रूट यूज़र के नाम पे ही आती हैं। आईएम यूज़र जो है उसका एक चाइल्ड यूज़र होता है, जो कि आप उसको स्पेसिफिक राइट्स के साथ बनाते हैं। अच्छा, और जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट वगैरह होती है ना, तो डिप्लॉयमेंट के लिए भी आप अपना आईएम यूज़र ही बनाते हैं, उससे ही आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट होती है, ताकि मुझे पता हो कि ये आईएम यूज़र, ये जो बिल चार्ज हो रहे हैं, कौन सी सर्विस से, कौन से अकाउंट के और कौन सी एप्लीकेशन के लिए हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है आपका आईएम यूज़र और रूट यूज़र के दरमियान। अच्छा जी। अच्छा, थोड़ी सी हम अपनी कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कितनी चीज़ें हमें कवर करनी है और हमें कितना फास्ट स्केल में इसको आगे लेके चलना है। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगी, हम अपनी कोर्स से, यानी जो टाइम दिया उससे थोड़ा पीछे चल रहे हैं, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही पीछे चलते हैं। देखा जाए चैप्टर 6 तक आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रिमेनिंग जो कोर्स यानी रह गया था कंटेंट, वो रॉफ हमें कंप्लीट करवाएंगे। तो इसके टोटल चैप्टर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 6 तक हमने कवर कर दिए हैं। चैप्टर 7 के कुछ स्पेसिफिक पेजेस हैं, जो कि हमें वही पेजेस को टारगेट करना है। ठीक है, चैप्टर 8 आ रहा है इसमें कहीं, सेज मेकर का? सेज मेकर का चैप्टर 9 है, 11 है, 12 है, चैप्टर 8 नहीं है, ऐसा ही? ठीक है, तो हमें चैप्टर सर 7 है, इसके बाद करना है। सर है चैप्टर ऐड 8 है सर। जी सर, सेज में 11। काम। जी 11 नंबर उस पे सीरियल नंबर। नहीं, अच्छा, सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्लियरली आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही सर। मेरी वॉइस समझ नहीं आ रही? क्या डिस्टॉर्शन आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ज़रा मुझे बताएं। जी, मेरी वॉइस में क्या मसला है दोस्तों? सबको मेरी वॉइस आ रही है? जी मुझे सही आ रही है। ओके, सबको सही आ रही है? यस सर यस क्लियर है। सर, सी है। क्लियर है। मे बी आपकी तरफ से इंटरनेट का किसी का प्रॉब्लम हो, तो शायद वो वॉइस ब्रेक हो रही होगी आपके सिग्नल की वजह से, तो थोड़ी देर में सही हो जाएगी। ओके, तो चैप्टर 8 यहाँ पे जो हम टारगेट करने वाले हैं 11 के अंदर, ये कह रहा है कि टेंसरफ्लो कंप्यूटर विजन का है, वीडियो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेंसरफ्लो एंड सेज मेकर। तो सेज मेकर पे वीक 10 में हमें वैसे करना था, और हम अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो हैंड्स ऑन कंप्यूटर विजन विद टेंसरफ्लो 2, तो नीचे किताब का नाम लिखा हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं, चैप्टर 8 को भी देख लेंगे। और यही चैप्टर जो है हमें टेंसरफ्लो 2 से भी देखना है, वर्जन के साथ देखना है ना बस, ठीक है। तो हम टेंसरफ्लो 2.0 से अबव पे ही काम कर रहे हैं लास्ट क्वार्टर से।
2.0 का पता है ना, टेंसरफ्लो का जो वर्जन है, इसमें क्या खासियत आई है, कोई बताएगा मुझे? सर कैरियर्स बिल्ट इन है। बिल्कुल फैजान, कैरियर्स बिल्ट इन है, जिसकी वजह से कोडिंग करना इंतहाई आसान काम हो जाता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा फास्ट स्केल में चलना है और फिर हमें डिप्लॉयमेंट वगैरह, तो फिर आगे जाके तो कुछ स्पेसिफिक पैजेस हैं जो कि हम एक एक दिन में कर सकते हैं। तो मैं भी इन फ्यूचर आगे अगर हमें यानी अगर क्या नाम है वीक कम पड़े तो हम सैटरडे संडे 2 दिन क्लास भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे, इसको फास्ट ट्रैक में लेके चलना है, ये स्ट्रेटजी होगी हमारी। और प्रैक्टिस यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होगा चीज़ों को यानी हज़म करना, डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल तरीन काम होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग कोशिश करें कि जो मटेरियल हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए पढ़ने आए, जैसे अब नेक्स्ट वीक में हमें यानी लाइक चैप्टर 7 पढ़ना है, तो चैप्टर 7 को आप लोग स्टडी करें और उसमें से यानी जैसे बुलेट्स पॉइंट होते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं, उसे हाईलाइट करके अपने पास रखें। जो चीज़ फिर नहीं समझ आए उसको हम लोग डिस्कस करें, तो फिर बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। ये थोड़ी सी आपको आदत बनाना पड़ेगी इस क्वार्टर के लिए, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर है और कंटेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। असल में देखें, इससे पहले जो Q4 हुआ है ना पेज 1 और 2 के लिए, उसमें ये हुआ था कि हफ्ता इतवार 2 क्लासें हुआ करती थी अलग अलग टीचर की, नासिर भाई और अनीस अहमद की। उन दोनों ने अपनी क्लासों को मर्ज कर दिया था। तो अब वो सारे के सारे बच्चे हफ्ते को भी क्लास ले रहे हैं और इतवार को भी क्लास ले रहे थे। तो इसलिए उनका जो कंटेंट है वो भी आई थिंक 19 वीक में आई थिंक कवर हुआ है। तो हम जिस तरह चल रहे हैं तो हमारा तो इससे ज़्यादा चले जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम फास्ट स्केल पे इसको लेके चलें। ठीक है, कोर्स आउटलाइन में तो सबको यानी सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो ये चीज़ें हमें लेके चलनी है। आज हर हाल में हमें कोशिश करनी है कि चैप्टर 6 हम एंड करें। फिर चैप्टर 7 की स्ट्रेटजी ये है कि आप नेक्स्ट क्लास में स्टडी उसको करके आ रहे हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे वॉलेंटियर चाहिए होंगे जो कहें कि सर चैप्टर 7 हम पढ़ा सकते हैं। एनीवन है कोई? क्योंकि देखें अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपको आगे जाके चीज़ें प्रेजेंट करनी है, न्यू रिसर्च आती है, उसको खुद पढ़ना होता है, खुद डिप्लॉयमेंट करना होती है, और देन जो भी आपके स्टैक होल्डर होते हैं उनको बताना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स मस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे इस क्लास में जितने भी लोग हैं सबकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो कोई वॉलेंटियर कि सर ये काम मैं खुद करवाऊंगा, एनीवन? कोई चीता या चीती हमारे इस प्रोग्राम में? जी या अल्लाह, अभी तक एक का भी नाम नहीं आ रहा। हिम्मत पकड़ें, आप लोग का साथ हम लोग देंगे। ये नहीं कह रहा कि 100% आपको पढ़ाना है, कुछ टॉपिक आप ले लें स्पेसिफिक, चाहे आप 2 हेडिंग ले लें, 5 हेडिंग ले लें, एक टॉपिक यानी एक प्रॉब्लम है उसको आप ले लें। जुल्फ़िकार आपको अपना माइक जी करीब करना पड़ेगा, आपकी वॉइस सर बहुत। इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को सर, इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को बताएंगे सर। कोई जो मतलब अपने अपने हिसाब से टॉपिक्स बता देंगे सर आपको स्टडी करके नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, रऊफ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे 3 वॉलेंटियर चाहिए होंगे, तो वो 3 वॉलेंटियर के नाम आप लेके और नेक्स्ट क्लास में वो लोग कुछ चीज़ें कवर करवाएं। ठीक है, जो जो विलिंग है ना वो स्पेसिफिक टॉपिक चूज कर लें। अगर उनको उसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो रहा होगा तो वो मुझसे समझ सकते हैं। ये नहीं कि 100% आपने खुद ही उसे समझना है। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आप 50%, 60% या 70% तक कवर कर सकते हैं, आप उसे चूज करें। उसमें भी अगर कोई फर्दर इशू आ रहा होगा तो आप इस वीक के अंदर मुझसे वो 1-to-1 व्हाट्सएप पे या जूम मीटिंग एक बनाकर प्राइवेटली समझ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करें और सामने आए। ठीक है सर। परफेक्ट। अच्छा रऊफ, मैं आपको अब यानी हॉस्ट बना रहा हूँ, तो आपके पास सारे राइट्स होंगे और फिर मीटिंग वगैरह आपको ही एंड करनी है। क्योंकि लास्ट टाइम हुआ ये था कि मीटिंग चल रही थी, मैं होस्ट था, तो इस वजह से आप उसको ऐड नहीं कर पाए थे। तो अब आप होस्ट बना रहा हूँ मैं आपको, पहले विड्रॉ करते हैं आपको मैक होस्ट।
ठीक है ठीक है। अब सारे राइट्स आपके पास हैं। ओवर टू यू। रऊफ आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करके चीज़ें आगे कवर कर सकते हैं। जी कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। लास्ट लेक्चर में जो कोई इशू था, अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं थी तो वो पूछ सकते हैं, या एनएलपी के अंदर ओवरऑल किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, या ओवरऑल एआई के अंदर कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं, एफआईपी के अंदर कोई इशू है, थीसिस के अंदर कोई इशू है, फ्रीलांसिंग में इशू है, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? फिलहाल नहीं है सर। ठीक है। चलें फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहाँ पे लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। जी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा, कोई बता सकता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर का कोई बता सकता है? सर जनरली एनएलपी के टास्क के लिए हमने जो है डाटा प्रिपरेशन के स्टेप्स देखे थे। बिल्कुल। और कोई डाटा प्रिपरेशन का बता सकते हैं किया क्या था? सर उसमें हमने सर ब्लेजिंग टेस्ट देखा था सर, जो कि उसके अलावा हमने देखा था सर, एलडीए हमने देखा था, पढ़ा था सर। और उसके अलावा सीक्वेंस टू सीक्वेंस हमने पढ़ा था सर। ये तीन चीज़ें याद है सर, चौथा याद नहीं है। अच्छा सर ठीक है। टोकनाइजेशन वगैरह उस नोट में देखी थी कि किस तरह हम उसको टोकनाइज कर सकते हैं पैराग्राफ को, या उसको टॉपिक कैसे दे सकते हैं, या इस तरह की चीज़ें उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आगे क्या काम आ जाता है कि डाटा जो प्रिपेयर कर लिया है उसके ऊपर हमने एनएलपी के एल्गोरिथम्स लगाने हैं प्रैक्टिकली। और हमारे पास खुशकिस्मती से सेज मेकर पहले से हमें ये सारी की सारी फैसिलिटीज दे देता है। हमें कोई समझ ले मुशक्कत करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो एनएलपी के बिल्ट इन एल्गोरिथम्स सेज मेकर के कैसे अप्लाई करने हैं, इससे पहले लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि हम एक्चुअल में क्या करके आ रहे थे पीछे। वो ये आ रहे थे कि हमने डाटा प्रिपरेशन की थी। अ, उसके अंदर डाटा एक्सर्ट एक डाउनलोड किया था लिंक से, उसे अपनी S3 बकेट के अंदर रखा था। उसमें हमने कुछ प्री प्रोसेसिंग की थी, लाइक के हमें इतने रिव्यूज चाहिए, कुछ हमने ट्रंकेट कर दिए थे 1.8 मिलियन के सभी नहीं लिए थे, हमने सिर्फ 1 लाख लिए थे। उसके अलावा और बहुत सारे कॉलम थे, हमने सिर्फ रिव्यू बॉडी जो रिव्यूज थे सिर्फ वो लिए थे, बाकी नहीं हमने कुछ चीज़ें कंसीडर की थी। तो इस तरह के मामला जो थे वो हम देख रहे थे। तो कुछ इस तरह की फिगर आ जाती थी हमारे पास के 1 लाख रोज आ जाती थी और सिंगल कॉलम सिर्फ रिव्यू बॉडीज का आ जाता था। उसे हमने फिर जो था वो अपने पास से एक टेक्स्ट की सूरत में स्टोर करा लिया था। फिर हमारे पास एलडीए और एनटीएम के लिए एलडीए एनटीएम, जैसा कि हमें पता है कि ये टॉपिक मॉडलिंग
के लिए होते हैं। ये टेक्स्ट को रीड करके जब वो टॉपिक बताते हैं कि जो वर्ड ज्यादा फ्रिक्वेंटली अकर हो रहे हैं उसकी बेस पर ये कौन सा टॉपिक हो सकता है। एलडी और एनटीएम ये काम करते हैं। तो उसके लिए जो था वो खास किस्म की प्रोसेसिंग हमने करके डाटा कलेक्ट किया था। उसकी डाटा कलेक्शन के अंदर हमने ये किया था कि हमने जो था वो कुछ बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हमें उसमें करनी पड़ती थी, जैसा कि स्ट्रीमिंग, लेमेटाइजिंग, और ये सारी चीजें आप लोगों को पता है ये क्या चीजें हैं, टोकनाइजेशन। ये सभी के सभी काम हमने जो थे वो इस केस के अंदर किए थे। लेकिन जो पिछला क्लासिफिकेशन एनएलपी की बेस के ऊपर बताना कि जी टेक्स्ट जो है वो नेगेटिव है, रिव्यू पॉजिटिव है, या कोई इसको क्लास किसी क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जब हम एनएलपी की पढ़े थे, जो कि हमारा पहला टास्क था ब्लेजिंग टेक्स्ट का, तो उसके अंदर हमने बहुत सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप नहीं किए थे, जैसा कि टोकनाइजेशन, लेमेटाइजिंग। लेकिन जब एनटीएम और एलडीए को पढ़े थे, जिसके अंदर टॉपिक मॉडलिंग करनी है, उसके अंदर हमें सभी के सभी स्टेप्स करने पड़े थे डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर। और उसकी रीजन बहुत वाजिया थी, वो मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या कोई बता सकता है उसकी क्या रीजन थी कि हमने टॉपिक मॉडलिंग के अंदर वो प्री प्रोसेसिंग स्टेप क्यों किए थे, और जब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आई थी तो उस वक्त वो क्यों छोड़ दिए थे? कोई बता सकता है इसकी वजह? सर एक सर मिनट जी जी मैं बताऊं, आप बता रहे आप बता दें। हैं? सही सर, एक रीजन जो मुझे याद आ रही है उसमें ये था कि जो टॉपिक मॉडलिंग वाला टास्क है उसमें हमने स्टॉपिंग वर्ड्स रिमूव किए थे। अगर वो क्लासिफिकेशन टास्क में भी वो नहीं इसमें कुछ स- सेंटिमेंट्स की का था, और कुछ उसमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ हमें टॉपिक जो स्पेसिफिक जो टारगेट था कि उस पैराग्राफ में किस चीज़ से मुतालिक है। तो दूसरे में ये था कि उसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव देखना था, जिसकी वजह से वो चीज़ उसमें डिफरेंस जो आ रहा था। सर एक दफा फिर ट्राई करूं मैं? हाँ जी सर करें। अगर आप कोई जी, एग्जांपल दे सकते हैं ना रियल वर्ड से, उसके थ्रू समझा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ थ्योरी। सही। सर क्लासिफिकेशन टास्क में जो होते हैं हमारे, जो अ, जैसे आपने स्टॉपिंग वर्ड्स की बात की थी, उसमें नॉट जैसे स्टॉपिंग वर्ड है एक, और अगर हम कहें कि कोई ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें से हम स्टॉपिंग वर्ड्स रिमूव कर रहे हो, और जबकि वो नॉट से वो जो है नेगेटिव बन जाए, ठीक है, नॉट गुड लेट्स से, ठीक है, तो वो तो हमारा फिर वो उस को पॉजिटिव समझेगा अगर हम नॉट रिमूव कर देंगे। लेट्स से कि एक गुड है, एक सेंटेंस है कि अली प्लेज रियली वेल टेबल टेनिस मतलब, और अली डजंट प्ले वेल, ठीक है, तो इसमें अगर नॉट रिमूव कर देंगे सेकंड वाले में तो वो तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। तो स्टॉपिंग वर्ड्स बेसिकली इसलिए हमें रिमूव नहीं करने चाहिए। एक और जो मुझे रीजन याद आ रही है, आपने ये बताया था कि हम जो हैं टॉपिक मॉडलिंग वाले पार्ट में يا سمي ماشي अ, أول ما ए, بدي بان كده شو كاين زي سؤال كلاس شو ماشي أول ما अ, بدي एक- تيز هذا نفس نشون جواب نشون शाहिद आप تولي अपना माइक म्यूट करें प्लीज। जी। अच्छा सर बोले। जी, सर एक और जो रीजन है वो ये है कि हमने एक जगह पे हाई हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स रखे थे, और जिनकी लो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने निकाल दिए थे। तो अगर क्लासिफिकेशन के टास्क में अगर, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटिमेंट को समझने के लिए, तो वो अगर हम रिमूव कर देंगे तो हम क्लासिफिकेशन सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो इसको समराइज कर देता हूँ बात को। दो इस वक्त हमने मेन चीजें पढ़ी थी, एक थी क्लासिफिकेशन, एक थी टॉपिक मॉडलिंग। क्लासिफिकेशन हमारी होती है कि जिसके अंदर हार्ड कोडेड लेबल्स हमें पता होते हैं। फॉर से हमने 3 क्लासेस वहाँ पढ़ी थी कि पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव, के एक रिव्यू आपने पढ़ा है,
और आपको ये पता चल जाए कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल बात हो रही है उसके अंदर। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव के तराजुर में ना देखें इसको आप। कोई भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आप ले सकते हैं कि लाइक आप उसको नाम दे सकते हैं कि जी रेस्टोरेंट और नॉन रेस्टोरेंट टॉक्स की बात हो रही है, कि इसके अंदर रेस्टोरेंट की बात की जा रही है या रेस्टोरेंट की बात नहीं की जा रही, वगैरह वगैरह, जो मर्जी आप उसको क्लास बना के उसका नाम दे दें। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वो होती है जिसके अंदर हार्ड कोडेड हमें प्री डिफाइंड पता होता है कि यार ये 3 क्लासेस हैं, ये 3 मामलात हैं, हमेशा आंसर इन 3 क्लासेस में ही आना है। तो अच्छा, अब उसके अंदर हमने एक काम स्किप कर दिया था, वो ये था कि स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना, लिमिटाइजिंग को ख़त्म, लिमिटाइजिंग भी नहीं की थी हमने। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी वो प्रोसेसिंग की हमने उसके अंदर नहीं की थी, जबकि टॉपिक मॉडलिंग के अंदर की थी। टॉपिक मॉडलिंग आप लोगों को नाम से ही क्लियर है कि एक पैराग्राफ पढ़कर उसे असाइन करना कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसे ख़ास टॉपिक असाइन करना। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर हमने प्री प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स क्यों स्किप कर दिए थे, उसकी वजह ये थी कि जैसे कि अगर एक वर्ड, एक सेंटेंस है कि सेंटेंस ये है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब स्टॉप वर्ड खत्म करने से क्या होगा कि नॉट भी स्टॉप वर्ड में आता है, एम भी स्टॉप वर्ड में आता है। तो एम और नॉट दोनों अगर स्टॉप वर्ड खत्म हो जाएंगे मेरे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, तो पीछे सेंटेंस रह जाएगा आई सेटिस्फाई। तो ये क्या हुआ, आपका एल्गोरिथम क्या कहेगा कि यार ये एक पॉजिटिव कमेंट है कि बंदा आपका सेटिस्फाई है, जबकि हकीकत के अंदर कमेंट नेगेटिव था जिसमें मैंने बोला था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो स्टॉप वर्ड खत्म करने से मेरे जो मतलब था वही सारे का सारा चेंज हो गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस हो और आप टॉपिक मॉडलिंग कर रहे हो, तो तब अगर आप स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दें तो उससे नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक मॉडलिंग ने आपको ये नहीं बताना कि ये सेंटिमेंट्स इसमें क्या चाह रहे हैं, नेगेटिव कमेंट है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, ये नहीं बताना होता। उसने देखना होता है कि किस हवाले से बात हो रही है। तो टॉपिक मॉडलिंग ने सीधा सीधा इसको टॉपिक असाइन कर देना है सेटिस्फेक्शन। अब चाहे आई एम सेटिस्फाई और आई एम नॉट सेटिस्फाई, दोनों सूरतों में बात सेटिस्फेक्शन की हो रही है, तो टॉपिक मॉडलिंग ने सेटिस्फेक्शन उसको असाइन कर दिया। तो नोट खत्म करने से या ना खत्म करने से टॉपिक मॉडलिंग की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर जरूर उसकी सेहत पे असर पड़ा। पूरे का पूरा मतलब चेंज हो गया, और उसने अगर उसको लेबल करना था नेगेटिव तो उसने उसको लेबल कर दिया पॉजिटिव। तो इस रीजन की वजह से हम एज ए जनरल हमने ये पढ़ा था कि हम वो वाले स्टेप्स, मतलब उसकी स्लाइड्स भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी, और बाकी भी आपको डिटेल समझाया था थ्रू स्लाइड्स। तो वो सारे के सारे स्टेप्स जो थे वो हमने स्किप कर दिए थे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। अब ये सारे का सारा जितना कोड है उसका कोड बुक में दिया गया है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपको ना एक ओवरऑल आर्किटेक्चर का पता हो कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और क्या कर रही हैं। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सॉरी डिस्टर्ब किया, मुझे एक 2 क्वेश्चंस पूछने थे, शायद मेरे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं क्योंकि लास्ट क्लास मैंने नहीं ली थी, तो कोई मसला। अनफॉर्चुनेटली। तो सर एक चीज़ तो मैंने ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि मतलब इसके अंदर हमें जो है ना टॉपिक मॉडलिंग के अंदर हमें कंफर्म नहीं है कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है, मतलब यस भी है और नहीं भी आ सकता है। तो और जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हमें उन्हीं तीनों क्लासेस में से उसका एक आंसर पिक करना है, तो जो नॉट सेटिस्फाइड है वो नॉट सेटिस्फाई आपको शो कर रहा है, जो सेटिस्फाई है वो सेटिस्फाई, तो दोनों में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। तो क्या हम जो क्लासिफिकेशन के होगी इसको हम ज़्यादा वो कह सकते हैं कि मतलब ये हमारे लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग में हम जा रहे हैं। और टॉपिक मॉडलिंग में तो हम जस्ट सेटिस्फेक्शन कह रहे हैं, वो उसमें यस और नो वाली कैटेगरी तो रह गई है। तो क्या इसके मॉडल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि हम रियल लाइफ में कौन से मॉडल्स फिर यूज करेंगे? ये टोटली आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आप आगे चाह क्या रहे हैं। टॉपिक मॉडलिंग की अपनी एप्लीकेशन है, तो सम टाइम हाँ आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे माइंड में आई है।
क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपकी सुपरवाइज लर्निंग बनती है, उसके अंदर आप सुपरवाइजर दे रहे होते हैं, उसके अंदर आप टॉपिक्स सेंटिमेंट्स या क्लास के नाम दे रहे होते हैं। टॉपिक मॉडलिंग के अंदर आप सुपरवाइजर नहीं दे रहे होते। सुपरवाइजर किसको कहते हैं? आउटपुट को कहते हैं। टॉपिक मॉडलिंग के अंदर वो किसी भी कैटेगरी से टॉपिक बिलोंग कर सकता है। फॉर से गूगल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं कि जब गूगल आपका कर रहा होता है उसे जब आप गूगल पे जाते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, कोई फॉर से आप लिखते हैं कि जी बम ब्लास्ट लिखते हैं आप, दुनिया में किसी कोने पे हुआ है, तो बीबीसी, CNN, इधर से जियो न्यूज़, एक्सप्रेस, सब ने उसके बारे में जो थी वो कुछ ना कुछ उसके बारे में जो है वो टेलीकास्ट किया होता है, ब्रॉडकास्ट किया होता है। तो वो क्या करता है, गूगल क्या करता है कि सेम जो टॉपिक्स होते हैं ना जिन पे बात हो रही होती है, उनको एक कैटेगरी में ना कैटेगराइज कर देता है कि डिफरेंट चैनल्स हैं लेकिन बात वो सेम टॉपिक पे कर रहे हैं। तो वो मैनुअली तो ये काम नहीं ना करता। मैनुअली अगर करना पड़ जाए तो क्या पीछे गूगल के कोई बंदे तो नहीं बैठे होते ना जो देखें हर न्यूज़ चैनल में से रेलिवेंट टॉपिक्स में से निकाल के दें। तो ऐसे नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो ये पीछे यही अनसुपरवाइज लर्निंग जिसे टॉपिक मॉडलिंग कहते हैं वो लगा होता है, और वो सेम टॉपिक को कैटेगराइज करके एक जगह पे प्लेस कर देता है। बहुत बड़ी इसकी एप्लीकेशन है ये, और बेतहाशा जगहों पे जो है ना वो इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है, ये टोटली आपकी जो है वो एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने यहाँ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूज करनी है या टॉपिक मॉडलिंग करनी है। दोनों में जनरल डिफरेंस एक ये भी आ जाता है कि एक प्रॉब्लम आपके पास सुपरवाइज लर्निंग है, एक प्रॉब्लम आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग कौन सी होती है? जिसके अंदर आपके पास सुपरवाइजर मतलब कि आउटपुट होती है, प्री डिफाइंड क्लासेस आपके पास हैं, आपको पता है कि ये इन्हीं में से ही आंसर आना है। और टॉपिक मॉडलिंग क्या है कि कोई आप स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देते, उसने खुद से ही उसको लेबल करना होता है कि ये पैराग्राफ्स एक तरह के टॉपिक से बिलोंग कर रहा है, ये पैराग्राफ क्लस्टरिंग टाइप की क्लस्टरिंग वाली क्लस्टरिंग। तो दोनों की ठीक जो है है वो अपनी अपनी एप्लीकेशन आ गई है, आपने उसके मुताबिक देखना है कि आपने कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन हो रहा है सर, स्टॉप वर्ड्स में आप बता रहे थे एक तो नॉट था, दूसरा एम, वो सही समझ नहीं आया। स्टॉप वर्ड्स की जो एग्जांपल थी, एक तो नॉट वाली थी और दूसरी नॉट वर्ड बहुत सारे होते हैं, दी हो गया नॉट स्टॉप वर्ड, और हो गया एम, हो गया इज, हो गया आर, हो गया, ये सारे के सारे जो है ना ये अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं जो कि कोई इम्पैक्ट नहीं उसके ऊपर डाले होते। तो टॉपिक मॉडलिंग के केस के अंदर टॉपिक मॉडलिंग जो है वो बहुत सारी जो है ना वो सिर्फ जनरल सी बात कर रही होती है। फोर से अगर आपको इस वक्त सामने जो स्क्रीन पे डाटा नजर आ रहा है ना, ये टॉपिक मॉडलिंग के केस के अंदर प्री प्रोसेस होके आपके पास आया है। तो अगर आप देखें कि अगर आपने ये 5 आपके पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, अगर आपने इनको कोई टॉपिक असाइन करना है तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी सर। तो सर ये तो सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, 5 क्लासेस इनकी अगर बनी हुई है तो ये क्लासेस नहीं है, 5 सेंटेंसेस हैं। अगर आपने 5 इनको कोई टॉपिक असाइन करना है कि आप कर सकते हैं, तीसरा पढ़ लें, चौथा पढ़ लें, पांचवा पढ़ लें। सर एज सच कुछ लग तो नहीं रहा इसमें कि हम एक एक कर सकें, सारे डिफरेंट वर्ड्स ब्रेक हुए हैं। डिफरेंट ही है ना, तो आप टोकनाइजेशन हर लाइन को एक लाइन समझें और हर लाइन को टॉपिक असाइन करने की कोशिश करें। लास्ट वाले को देख लें, सेकंड लास्ट को देख लें। स्टाफ कह सकते हैं सर, फोर्थ वाले को। देखें लास्ट वाला क्या कह रहा है, एयर न्यूजीलैंड स्ट्राइक अफेक्ट ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर। तो ये आपको बात ट्रैवलर समझ में आ रही है ना कि जी एयर एनजी जो है वो कोई स्ट्राइक चल रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर्स। ठीक है। तो तीसरे वाला अगर आप पढ़ें तो वो भी आपको सेम टॉपिक लग रहा है कि एयर न्यूजीलैंड के स्टाफ ने कोई स्ट्राइक की हुई है पे राइजेस की वजह से। दोनों को आप जो है वो टॉपिक असाइन कर सकते हैं ये। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेकंड वाला अगर आप पढ़ें तो जी कॉल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सुमित। ठीक है, कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के ऊपर जो है वो एक सुमित कॉल हुई पड़ी है। तो
ये स्टॉप वर्ड्स हमने इसमें से ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे टॉपिक असाइन कर सकते हैं, कोई हमें समझ आ रही है, इसका मतलब जो है वो मुतासिर नहीं हो रहा। तो ये वजह है कि हम इसके केस के अंदर, अपने टॉपिक मॉडलिंग के केस के अंदर ये काम कर लेते हैं, और जो हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हम ये प्री प्रोसेसिंग का स्टेप, जिसके अंदर स्टॉप वर्ड्स को ख़त्म करना, लिमिटाइजिंग करना, और ये सारी की सारी मतलब 2 से 3 चीज़ें हैं, ये हम स्किप कर देते हैं। ये एज ए जनरल आपने माइंड में रखना है। तो जब हमारा डाटा रेडी हो जाता है, तो अब अगला काम होता है कि इसके ऊपर हमने एल्गोरिथम लगा के उसे ट्रेन करना है। तो वो ट्रेनिंग कैसे करनी है, वो असल में आज का लेक्चर है कि अब हमने ट्रेनिंग करके आउटपुट उसकी कैसे हासिल करनी है। तो लास्ट लेक्चर में मैं यही बता रहा था कि बिल्ट इन एल्गोरिथम्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, सेज मेकर ने बनाए हुए हैं। तो आपका काम क्या रह जाता है? आपका काम ये रह जाता है, नंबर 1, एक तो आपको होल एप्लीकेशन का पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और मुझे जहाँ पर किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, कौन सी प्रॉब्लम है मेरी, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, मॉडल लेबलिंग प्रॉब्लम है, या व्हाटएवर कौन सी प्रॉब्लम है। और दूसरा आपको ये मेन चीज़ आ जाती है कि डाटा प्रिपरेशन आपने करनी। ज़ाहिर बात है, अगर बिल्ट इन एल्गोरिथम्स पहले से कोई बने पड़े हैं सेज मेकर के, तो वो एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर आपसे आउटपुट इनपुट डिमांड कर रहे होंगे कि आपका जो रॉ डाटा है वो एज़ इट इज़ नहीं फॉरवर्ड कर देना आपने उन एल्गोरिथम्स को, उसको थोड़ी प्री प्रोसेसिंग उसकी करनी है। तो वो प्री प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए। वैसे भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप लोग नहीं ये समझते चीज़ प्री प्रोसेसिंग को, तो इंडस्ट्री के अंदर जनरल रूल है कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का टोटल टाइम का 70-80% प्री प्रोसेसिंग में लग जाता है। एल्गोरिथम अप्लाई करना, उसकी ट्रेनिंग करवाना सिर्फ 20 से 30% होता है। मेजर एफर्ट आपकी डाटा प्रिपरेशन के अंदर लग जाती है, क्योंकि अगर डाटा प्रिपरेशन आपकी ठीक नहीं हो रही, तो वही रूल अप्लाई होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कूड़ा क्रिकेट देंगे तो कूड़ा क्रिकेट आउटपुट ही आपको मिलेगी। इसलिए प्री प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी होती है। जिस एल्गोरिथम को आपने यूज़ करना है, उस एल्गोरिथम के मुताबिक आपका डाटा उस फॉर्म के अंदर, उस एल्गोरिथम को फीड होने से पहले पहले उस फॉर्मेट के अंदर खूबसूरत वे के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। यही हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, और कि कैसा कैसे डाटा प्रिपेयर करना है हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, डिफरेंट एल्गोरिथम को फीड करने के लिए। तो डाटा प्रिपरेशन पिछले हमारे लेक्चर में मुकम्मल हो गई थी, और आज हमने जो था वो उसका पढ़ना था कि हमने कैसे उसको फीड करना है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, कौन से न्यूरल नेटवर्क्स जो ऑलरेडी बने पड़े हैं। तो इसलिए हमारा टॉपिक था यूजिंग द बिल्ट इन एल्गोरिथम्स फॉर एनएलपी। और एक मज़े की बात इसके अंदर ये है कि जब ये पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट कोई काम नहीं करना पड़ रहा, दूर दूर तक आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा होगा, और वो सारे का सारा आपका काम जो है वो सेज मेकर के बिल्ट इन एल्गोरिथम्स कर रहे होंगे। और जो थोड़ा बहुत अगर आपको कोड करना पड़ भी रहा है, तो वो कोई खुद से आपको क्रिएटिव कोड नहीं करना पड़ रहा, बल्कि आपके यही कोड जो एग्जैक्ट बुक में लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट वहां करके प्लेस कर देना। तो ज़हन की आपकी एफर्ट, क्रिएटिविटी की एफर्ट ज़ीरो है यहाँ पर, कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। अगर क्रिएटिविटी चाहिए तो आपको एक जेनेरिक ओवरव्यू आपको चीज़ों का होना चाहिए। मतलब कि आपने किस टाइम पे कौन सा वेपन यूज़ करना है। अगर आपको वेपन नहीं भी यूज़ करना आता, नो प्रॉब्लम, वेपन यूज़ करने वाले सिपाही आपके पास मौजूद हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस मौके पर कौन-सा वेपन चलाना है, कितना चलाना है, ठीक है? सिर्फ आपको एक मैनेजेरियल ओवरव्यू होना चाहिए यहाँ पर। एक आर्किटेक्चर जनरल पता होना चाहिए, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, उसके मुताबिक कैसे चलना है आपने। तो सिर्फ ये जनरल बातें आपके इल्म में होना लाज़मी है। अगर आपको, वैसे भी 2 साल से आप कोडिंग कर रहे हैं पाइथन के अंदर, तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर कोई ना भी पाइथन की कोडिंग का एक्सपर्ट हो, तो वो भी इसे कॉपी पेस्ट करके
इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। क्योंकि अभी जो आप कोड देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। इस क्वार्टर के अंदर जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेज मेकर के सेशन बनाना, बकेट का पाथ सेट करना, इनपुट बकेट का आउटपुट पाथ सेट करना, और हार्डवेयर इंस्टेंसेस अपने डिक्लेयर करना, ये हर हर सेज मेकर पे जब भी आपने कोई एप्लीकेशन बनानी तो ये चीजें आपको हर दफा करनी पड़नी है। और इस क्वार्टर में आप डे फर्स्ट से करते आ रहे हैं, तो आज भी सारी की सारी वही चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ आपको इस लेक्चर के अंदर दिखाना ये है कि आपको एक पता हो कि भाई ये ओवरऑल चीजें कैसे मूव कर रही हैं, आउटपुट कैसे आ रहा है, या अगर थोड़ी बहुत ट्यूनिंग करनी पड़ी है आपको कोड के अंदर, 9 की जगह 11 लिखना पड़ रहा है, 12 लिखना पड़ रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, जस्ट ट्यूनिंग आपने थोड़ी सी करनी है। बाकी जो कोडिंग की हेक्टिक रूटीन एक होती है वो बिल्कुल यहाँ आपको नहीं करनी पड़ेगी। वही पुरानी चीजें चलती आ रही हैं, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है। सो उसको शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन टेक्स्ट विद ब्लेजिंग टेक्स्ट, क्लासिफाइंग टेक्स्ट विद ब्लेजिंग टेक्स्ट। अच्छा, ब्लेजिंग टेक्स्ट क्या था? हमने पढ़ा था कि ये बिल्ट इन एल्गोरिथम है जो कि टेक्स्ट को क्लासिफाई करता है कि ये टेक्स्ट जो है वो इसका लेवल क्या होना चाहिए, जो हमने पहले से प्री डिफाइंड लेवल उसको दे दिए। सुपरवाइज लर्निंग है ये। जैसा कि हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर हम मूवीज के रिव्यूज को एनालाइज कर रहे हैं कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। तो हमने क्या किया कि पहला स्टेप है we upload the training and validation data sets to S3 alternative we could use the output path returned by a SageMaker processing job। अच्छा, ये जो आप लाइन ऑफ कोड देख रहे हैं, ये हर SageMaker के काम के अंदर ये यही यूज करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है कि SageMaker का सेशन ऑन करना पड़ता है, पहले Bo2 3 और SageMaker लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर SageMaker का सेशन ऑन करना पड़ता है, फिर आपको उसका डिफॉल्ट बकेट ऑन करना पड़ता है, फिर आपने एक प्रीफिक्स डिफाइन किया है। वो प्रीफिक्स क्या है? जो कि S3 का ट्रेनिंग पाथ जो आपने डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पर आपका ट्रेनिंग डाटा पड़ा है, जो कि हमने पिछले स्टेप्स में पिछले लेक्चर के अंदर अपना ट्रेनिंग डाटा सेट रेडी करके S3 के एक खास पाथ पे रख दिया था। तो ये उस पाथ से डाटा जो है वो अपलोड कर रहा है। हर जगह यही काम मिलेगा। इस क्वार्टर के डे फर्स्ट से आप यही काम करते आ रहे हैं। ये कोड जो है ये चेंज होता ही नहीं है, ये एज इट इज है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसी तरह ही जब आपने ट्रेनिंग पाथ डिफाइन कर लिया तो आपने वैलिडेशन पाथ भी डिफाइन किया अपना। वैलिडेशन पाथ करने के बाद जहाँ पर आपकी आउटपुट जानी है, फिर आपने वो पाथ डिफाइन किया है। आउटपुट आपकी क्या है? आपका मॉडल, जो फाइनली आपको ट्रेन किया हुआ मॉडल मिलना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपको हर एप्लीकेशन के अंदर स्टार्ट में करनी ही करनी है। इसे रट्टा लगा लें। क्या करना है कि भाई सेज मेकर का सेशन आपको ऑन करना पड़ना है, बकेट आपको ऑन करनी पड़नी है, ट्रेनिंग पाथ और वैलिडेशन पार्ट सेट करने पड़ने हैं, और उस ट्रेनिंग होने के बाद जो एट द एंड आउटपुट आनी है, और वो जहां पर जानी है, जो भी किसी किस्म की आउटपुट आनी है, उसका पाथ भी आपको सेट करना पड़ना है। हर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, याद कर लें इसे। अच्छा सर सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ क्विकली, अगर आप थोड़ा सा Bo2 3 का बता दें, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Bo2 3 जो है आपका ये यूज होता है, अभी आएगा तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, लेकिन फिलहाल ये जी यहाँ पे सेज मेकर को यूज कर रहा है। ठीक सही। है, तो Bo2 3 वगैरह जो है ये सारे इंस्टेंसेस हार्डवेयर के आपके और ट्रेनिंग वगैरह को मैनेज कर रहा होता है। ये भी इसका आने वाला है कोड। सही। तो सेज मेकर फिलहाल जो है, चूंकि मेनली आप सेज मेकर पे काम कर रहे हैं, सेज मेकर का सेशन ऑन करना, बकेट, ये सारी की सारी चीजें आपने याद कर लेनी है। याद ही कर लेने से तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपने कहाँ चेंजेस करनी है, ये कोड आप देख रहे हैं। अच्छा, we configure the estimator function for blazing text। अब आपने यहाँ पर सेज मेकर को ये बताना है कि भाई हमने कुछ नहीं यूज करना, हमें सिर्फ ब्लेजिंग टेक्स्ट एल्गोरिथम चाहिए। ये एक बिल्ट इन एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफाई करता है एनएलपी को, टेक्स्ट डाटा को, कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। इस ब्लेजिंग टेक्स्ट को आपने क्या करना है, ये देखें, सिर्फ ये डिफरेंट कोड है।
अभी तक जो आपने जो ये कोड पढ़े हैं, जो इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये पिछले कोड से इस तरह से डिफरेंट है कि जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना इस टाइम, सिर्फ ये आपको यहाँ पर एक नई चीज आई है कि ब्लेजिंग टेक्स्ट लिखना पड़ रहा है। आपने कंटेनर बनाने जा रहे हैं, image_URIS, ये सेज मेकर का आपने इसके अंदर ना सारे इमेजेस पड़े हुए हैं। इमेजेस आप समझ लें कंटेनर पड़े हुए हैं हर एल्गोरिथम के। तो जो सा एल्गोरिथम भी आपने यूज करना है, वो image_URIS डॉट रिट्रीव लिखकर आप उस एल्गोरिथम को कॉल कर सकते हैं। आपको कोई इस एल्गोरिथम का कोड नहीं लिखना पड़ रहा। ये सेज मेकर के कंटेनर्स के अंदर पहले से ये बना पड़ा है। इस इमेज को आपने हासिल करना है और अपने पास किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेना है, जैसे कि हमने कंटेनर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। ये अब तक सिर्फ नया काम हुआ है कि आपने ब्लेजिंग टेक्स्ट आपको लिखने की जहमत हुई है। और यहाँ पर अगर कोई भी और भी आगे हम देखेंगे कि हम और एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर जाके चेंज करते हैं, जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ एरिया, और कुछ आपको नहीं करना पड़ा। बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट होता जाता है। सिर्फ ये आपको याद रखना है कि आपने जो सा भी एल्गोरिथम यूज करना है, उसको यहाँ पर आपने लिखना है। अच्छा, ये लिखने के बाद क्या होता है कि जो ये अब अगला कोड देख रहे हैं आप, ये फिर वही पुराना आ गया है। उसी तरह सेज मेकर का एस्टिमेटर आपने कॉल करना है। जो आपने कंटेनर बनाया है, कंटेनर पहला वेरिएबल जो है वो कंटेनर के नाम से है। कंटेनर में क्या है, आपका वो एल्गोरिथम स्टोर है जो आपने रिट्रीव किया था, जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि हमारे केस के अंदर ब्लेजिंग टेक्स्ट था। ये लिखा, उसके बाद आपने कुछ परमिशंस दी हैं, एग्जेक्टिव रोल्स दी हैं। एग्जेक्टिव रोल्स के अंदर आपके सभी के सभी रोल आ जाते हैं कि आप सारे के सारे रोल इसको देना चाह रहे हैं। चाहे तो ये S3 बकेट को जो है एक्सेस करे इनपुट के तौर पे, चाहे आउटपुट के तौर पे, जो भी करे, मतलब ओवरऑल आपने एक्सेस दे दी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हैं उसको, तो लेकिन हम जो है वो ओवरऑल एक्सेस ही दे देते हैं अपने कोड को। उसके बाद आप हार्डवेयर इंस्टेंसेस डिफाइन करते हैं। आपको मीडियम चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, कितने चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ये आप सारे के सारे डिफाइन करते हैं। इसका सिर्फ रूल ये होता है कि ट्रेनिंग करवाते वक्त हम जरा हाई इंस्टेंसेस यूज कर लेते हैं, जैसा कि इस केस के अंदर एक्स्ट्रा लार्ज यूज किया हुआ है। और जब हम उसे डिप्लॉय कर रहे होते हैं या उससे प्रेडिक्शन ले रहे होते हैं, एक दफ़ा ट्रेनिंग हो गई, अब उसको डिप्लॉय करके हम रियल टाइम आउटपुट ले रहे हैं, तो उस वक्त हम ज़रा हार्डवेयर इंस्टेंसेस अपने डाउन कर देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हमें कई मिनट, कई घंटे लग जाते हैं। तो जब उसकी प्रेडिक्शन करवानी होती है, वो तो चंद एक माइक्रो सेकंड्स के अंदर कर देता है। तो उस वक्त हम आमतौर पे जो है ना, ये एक्स्ट्रा लार्ज की जगह यहाँ मीडियम लिख देते हैं। हम ज़रा जो है ना वो लो इंस्टेंसेस यूज़ कर लेते हैं अपनी हार्डवेयर कॉस्ट बचाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, हम आउटपुट पाथ अपना डिफाइन करते हैं कि हमने जो हमारा ट्रेनिंग के दौरान आउटपुट आएगा, वो हमने किस पाथ के अंदर फेंकना है। वो S3_आउटपुट पहले से हम ऊपर पाथ ही डिफाइन कर चुके हैं, इसका वेरिएबल यहाँ पर हमने दे दिया आउटपुट पाथ के अंदर। तो ये भी वही काम है जो कि कोई भी आपने काम करना है तो ये कोड आपको वहाँ लाजमी लिखना पड़ता है। तो अभी तक का जितना भी कोड है उसके अंदर सिर्फ ये ब्लेजिंग टेक्स्ट एक नया आया है कि आपने ये वर्ड एक नया आया है। इसके अलावा ऊपर वाला कोड, इससे नीचे वाला कोड, सारे का सारा वही है जो आप ऑलरेडी Q4 के डे 1 से करते आ रहे हैं। और बेहतर है कि आप इसको रट ही लें, ना ही जाएं इसकी डिटेल में अगर आप नहीं जाना चाहते। वैसे अगर चले जाएं तो बेहतर है, जैसे मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया अभी एस्टिमेटर का। लेकिन आप अगर नहीं भी इसकी डेप्थ में जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इशू होगा। लेकिन आपको ओवरऑल एक जनरल व्यू पता होना चाहिए कि हम किस तरह से जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये लिखने से क्या आउटपुट आएगी, ये ट्यूनिंग करने से क्या आउटपुट आएगी, अगर मैं एल्गोरिथम यहाँ कोई और लगा दूं तो मेरी एप्लीकेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको एक कंसल्टेंट का जो एक काम होता है ना, वो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के डेवलपर या लेबर का वर्क आप यहाँ पर करना शुरू कर दें कि आपको जी बड़े ही कोडिंग के बाबा हैं और आपको पता है कि जी ये क्या कर रहा है। कोडिंग की विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, ये एआई के अंदर पहले टाइम होता था 3-4 साल पहले कि बहुत हर चीज़ स्क्रैच से लिखनी पड़ती थी डेवलपर्स को, जब हमने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन अब ये 2018, 19, 20, 21 जो पर्टिकुलरली 19-20 के अंदर जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मतलब कि इंतहाई उसने आसान कर दिया एआई
डेवलपर्स का काम, और आप बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का वर्टेक्स AI है, जिस तरह AWS का सेज मेकर है, गूगल क्लाउड का जो है वर्टेक्स AI है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, फिर H2O.ai आ जाती है। बहुत सारे ये हैं कि बस आप डाटा अपलोड करें, जो सा एल्गोरिथम आपने अप्लाई करना है उसको टिक करें, ऑटो पे जो है ना वो सारी की सारी आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। बल्कि मैं पिछले दिनों गूगल क्लाउड का यूज कर रहा था, वर्टेक्स AI, तो उसके अंदर मुझे एल्गोरिथम भी नहीं देना पड़ता। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एक एप्लीकेशन बना रहा था, जिसमें मैंने डाटा अपलोड किया, लेबल किया है, गूगल क्लाउड ने ही उसको डिटेक्ट किया कि कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई होना चाहिए, गूगल क्लाउड ने ही ऑटो पे उसके हाइपर पैरामीटर्स ट्यून किए हैं। मुझे एंड में उसने सिर्फ ये किया कि एक URL बना के दे दिया कि भाई इस URL पे अपनी ट्रैफिक भेज दो, इस URL पे अपनी इमेज भेज दो, मैं आपको डिटेक्ट करके बता दूंगा ऑब्जेक्ट के इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सर ये तो कौन इस सा लेवल ये कौन से इसका आपने नाम लिया, वर्टेक्स गूगल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP जिसको कहते हैं, वर्टेक्स AI इसका है। अगर आप गूगल क्लाउड AI भी लिख दें तो तब भी आपको वो लिंक पे ले जाएगा। जिस तरह AWS के अंदर आपको 1 साल के लिए अकाउंट मिलता है ना, उस तरह आपको वर्टेक्स AI के ऊपर 3 महीने के लिए $300 फ्री मिलते हैं। तो वो खत्म ही नहीं होते, 3 महीने आपके आ जाते हैं, 3 महीने बाद वैसे एक्सपायर होता है, तो $300 आपके खत्म ही नहीं होते। तो कभी आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा काम करना पड़ जाए ना, जिसके अंदर बहुत हाई हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मुझे कोई 2000 के करीब क्लासेस जो थी वो आइडेंटिफाई करनी थी। तो मेरे पास हज़ारों के करीब इमेजेस थी, बहुत बड़ा डाटा था मेरे पास। तो मेरी कोलैब जुपिटर नहीं वर्क कर रहे थे, लोकल मशीन पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। AWS जो है वो 1 साल तक फ्री तो देता है, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा मैंने इंस्टेंस को यूज़ करना हो, ज़्यादा हार्डवेयर मुझे चाहिए हो, तो मेरे फ्री टायर्स में वो कैटेगरी में आता ही नहीं है। फ्री टायर में वो लिमिटेड हार्डवेयर देता है। तो गूगल क्लाउड क्या करता है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं आपको देता फ्री, जिस तरह AWS है जो वो 1 साल तक दे रहा है। गूगल क्लाउड 1 साल तक नहीं देता, देता 3 महीने तक है, लेकिन 3 महीने में बहुत ज़्यादा बड़े आपको हार्डवेयर सोर्सेज दे देता है, कि इंतहा कोई नहीं है। मतलब मैंने 60 GB की रैम लगाई हुई थी, मैंने 16 वर्चुअल CPUs यूज़ कर लिए थे एक वक्त में ही, उसको मैं 32 भी कर देता था, रैम बहुत मैं हाई कर देता था, तो वो टोटली मेरे हाथ में जो थी वो मेरा कंट्रोल था। तो मतलब कि, और वो इतना स्मार्ट था, इतना अच्छा था कि मैंने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की प्रॉब्लम की थी। मैंने उसके अंदर ना 3 क्लासेस, सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने थे, आइडेंटिफाई करने थे, और मैंने 10-10 इमेजेस दी थी। 30 इमेजेस पे मेरा डाटा सेट मुश्तमिल था। 10-10 इमेजेस हर क्लास की कुछ भी नहीं होती। ये तो हंसने वाली बात होती है कि यार ये इतना कम डाटा सेट, उस पे भी उसने जो थी वो आई थिंक 70-80% मुझे एक्यूरेसी दे दी थी। तो प्री ट्रेन नेटवर्क था सर। हाँ, वो सारे का सारा प्री ट्रेन था, मैंने उसमें कोई कोड नहीं किया था। क्लासिफिकेशन जो 2000 की कर रहा था उसके अंदर मैंने अपना नोटबुक पे कोड किया था, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का कर रहा था एक्सपेरिमेंट, मैंने 3 क्लासेस जस्ट ली, मैं देखना चाहता था कि गूगल क्लाउड की क्या कैपेबिलिटी है। तो वो सारे का सारा उसने ऑटो पे बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो मैं इस वक्त फोकस आपको ये करना चाह रहा हूँ, कि जो ये टाइम जितना आगे बढ़ता जा रहा है ना, इसके अंदर कंसल्टेंसी ज्यादा अहमियत की हामिल होती जा रही है। क्योंकि मतलब कि बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए आसान काम करती जा रही हैं, वो चीज़ों को एनकैप्सुलेट करती जा रही हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करती जा रही हैं। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, मेरी एप्लीकेशन इस वक्त क्या है, और कम, मतलब कि फ्री स्टाइल के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, आगे मुझे फर्दर कौन से एल्गोरिथम सेलेक्ट करने हैं, क्या एल्गोरिथम सेलेक्ट करना यहाँ फ़ायदेमंद होगा, या AWS के या गूगल क्लाउड के ऑटो के एल्गोरिथम यूज़ कर लूँ, कि इन्हीं को ही कहूँ कि भाई आप खुद ही यूज़ करो एल्गोरिथम, जो सा करना है मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट एंजॉय करना है एंड पे रिजल्ट्स को, आप ही ऑटो पे सेलेक्ट करो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इनको स्टडी करते रहा करें, इनको रिसर्च वर्क इन पे करते रहा करें। अगर आप चाहते हैं कि AI के अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट पे जाएँ या कंसल्टेंसी पोस्ट के ऊपर जाएँ, या जल्दी से आपकी प्रमोशंस हों, तो आपको थोड़ा लेबर वर्क से निकल कर कंसल्टेंसी और एक लीडिंग रोल के अंदर आना पड़ेगा, कि जिसको ये सारे फैसले करने आते हों कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कम पैसे के अंदर ज़्यादा आउटपुट कैसे लेनी है,
और कौन कौन से जो है वो बजाय कि कुछ भी काम जो है वो आपने स्क्रैच से नहीं करना। हर चीज जो भी आप काम करने जा रहे होंगे माइंड में रखिएगा कि वो आपसे ऑलरेडी पहले किसी ने किया होना है। आप कोई इतना जो है वो कोई क्रिएटिव आइडिया उठा के नहीं ले आए हैं, या कोई बिल्कुल ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं कि 7 अरब की बाती में पहले किसी ने उसको हाथ ही ना लगाया हो। तो आपको गूगल को भरपूर यूज करना आता हो कि गूगल के अंदर मैंने अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक बना बनाया कोड कैसे उठाना है, गिटहब को कैसे एक्सप्लोर करना है, मैंने स्टैक और फ्लो से अपने मैंने बग्स कैसे रिमूव करने हैं, और री इन्वेंट द व्हील इससे वाइड करना है कि पहिया बार बार नहीं याद करना। चीज एक याद हो गई है तो उसको उठाएं, उसको यूज करने करें, जल्दी से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, जल्दी से उसको मार्केट में फेंके, डिलीवरी फास्ट करें अपनी। जीरो से कोड अगर आप लिखने बैठ जाएंगे तो आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं करना। आपने बहुत एफर्ट की होगी, लेकिन मार्केट एफर्ट को नहीं देखती, मार्केट आउटपुट को देखती है। तो डेट इज वाई हम बात हमारी यहाँ से चली थी कि इतनी निटी गिटी या इन डेप्थ डिटेल के अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि यार ये फॉर से मैं अगर सेज मेकर स्टडी कर रहा हूँ, सेज मेकर मुझे क्या क्या फैसिलिटीज देता है, XYZ प्लेटफॉर्म मुझे क्या फैसिलिटीज देता है, ABC प्लेटफॉर्म मुझे क्या फैसिलिटीज देता है। उनको सामने रखें, कॉपी पेंसिल पे लिखें कि यार ये मेरा क्लाइंट चाहता है, मैंने ये एप्लीकेशन बनानी है, AWS मुझे ये फैसिलिटीज दे रहा है, अज्यूर माइक्रोसॉफ्ट ये फैसिलिटीज दे रहा है, GCP ये दे रहा है, डिजिटल ओशन मुझे ये फैसिलिटीज दे रहा है, ये इतने पैसों में दे रहा है, ये इतने पैसों में दे रहा है, ये ठीक है, ये बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है, लेकिन ये हार्डवेयर मुझे ज्यादा यूज नहीं करने दे रहा। मेरा 1 घंटे का काम जब 24 घंटों में होना जाके, तो मैं क्या करूँ? क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मेरा क्लाइंट वेट कर सके? या मैं अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मैं उनको कहूँ भाई मैंने कोई क्लाउड यूज ही नहीं करना, आप मुझे जो है वो NVIDIA के GPUs लगा के दो, मैंने लोकल पे काम करना है। आपने डिसीजन करना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि अच्छा जी मैंने AWS को फाइनलाइज कर लिया, AWS मुझे क्या फैसिलिटीज दे रहा है AI के लिहाज से। AWS आपको बहुत बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देता है, आप सिर्फ उसका एक खास हिस्सा पा रहे हैं जो कि सेज मेकर, जो कि AI के हवाले से है। वैसे IoT के सॉल्यूशंस भी देता है AWS, और जो है वो पूरे के पूरे आपके क्लाउड एप्लीकेशन और सर्वरलेस एप्लीकेशंस, लैम्बडा फंक्शंस, बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। तो आप सिर्फ सेज मेकर पढ़े हैं, आपने सेज मेकर को फाइनलाइज किया, आपने फिर देखा मेरी एप्लीकेशन क्या है जी, मेरी एप्लीकेशन जो है NLP से रिलेटेड है। आपने फर्दर जाके गूगल पे सर्च किया कि सेज मेकर जो है वो NLP के लिहाज से कौन कौन से एल्गोरिथम्स प्रोवाइड कर रहा है। आपके सामने आया जी ये एल्गोरिथम्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ब्लेजिंग टेक्स्ट, LDA, NTM। आपने फिर फर्दर स्टडी किया कि ये जितने भी एल्गोरिथम्स मुझे बिल्ट इन मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरा टाइम इन पे कम से कम लगेगा, और ये बिल्ट इन एल्गोरिथम्स है, मुझे कोड नहीं इनका करना पड़ेगा ज़्यादा। तो फिर आप देखोगे कि इनकी क्या खसूसियात हैं। NTM मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, LDA मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, ब्लेजिंग टेक्स्ट मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, वो वाला एल्गोरिथम क्या आउटपुट दे रहा है, वो वाला क्या दे रहा है। फिर आप अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से मैच करने की कोशिश करेंगे कि मेरे क्लाइंट की या मेरे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस टाइप की आउटपुट चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जी ये फोर्स से वो चाह रहे हैं कि जी हमने क्लासिफिकेशन करनी है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई डाटा है, उसने उन्हें क्लासीफाई करना है उसको, उसके टेक्स्ट को। तो आप फिर देखेंगे जी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के कौन से एल्गोरिथम मुझे सेज मेकर बने बनाए दे रहा है, वो देखेंगे, उसमें से फिर फर्दर डिसीजन करेंगे कि जी अच्छा आउटपुट तो दोनों की सेम है, अब मैं इनपुट देखता हूँ कि दोनों इनपुट किस फॉर्म में ले रहे हैं। एक एल्गोरिथम कहेगा मुझे इनपुट इस फॉर्म में चाहिए, दूसरा एल्गोरिथम कहेगा मुझे इनपुट इस फॉर्म में चाहिए। आप फिर देखेंगे कि भाई मेरे पास जो डाटा आ रहा है वो जो रॉ फॉर्म में आ रहा है, तो किस में अगर मैं उस डाटा पे कम से कम टाइम लगाऊं तो मैं पहले एल्गोरिथम जैसा डाटा बनाने के काबिल बन सकता हूँ, या दूसरे एल्गोरिथम जितना जो दूसरे एल्गोरिथम को चाहिए वैसे उस फॉर्मेट में डाटा ला सकता हूँ। ला तो आप दोनों में सकेंगे, लेकिन आपने देखना है कि कम टाइम कम एफर्ट के अंदर मैं एल्गोरिथम 1 जैसा डाटा प्रिपेयर कर सकता हूँ या एल्गोरिथम 2 जैसी प्री प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। ये आपने फैसला करना है। ठीक है, जारी बात है, आप आसानी इजी देखेंगे जो जल्द हो जाए आपके पास काम, या जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा आपके पास हेल्प पड़ी हो, आपको स्क्रैच से ना करना पड़े। तो ये आप चीजें डिसाइड करते हो, फिर एट द एंड आप उस नतीजे पर पहुंच जाते हो कि जहां पर आपको पिन पॉइंट पता होता है कि अब मैंने कौन सा कोड उठाना है। कोड देखें सारे के सारे गूगल पे पड़े होते हैं, बुक्स पढ़ी हैं, हेल्प मौजूद है, यूट्यूब की सीरीज हैं, आपके टीचर्स हैं, एवरीथिंग है। लेकिन जो एक कंसल्टेंट बनकर और एक आपने डिसीजन मेकिंग खुद करनी होती है, रिसर्च करके, गूगल करके, एप्लीकेशन को समझ के, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज वाई
यही डिफरेंस होता है एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक मैकेनिक के अंदर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक इलेक्ट्रिशियन के अंदर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर और एक ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कर रहे होते हैं बैठे मार्केट के अंदर। तो आपको मैं वही फोकस कर रहा हूँ कि लेबर वर्क से निकलें, हार्ड वर्क से निकलें, स्मार्ट वर्क की तरफ मूव करें, कंसल्टेंसी की तरफ मूव करें, लीडिंग रोल की तरफ आने की कोशिश करें, कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ एआई बनने की कोशिश करें, ठीक है, चीफ इनोवेशन ऑफिसर बनने की कोशिश करें, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनने की कोशिश करें, फिर उसके बाद बिजनेस डोमेन को मजीद समझें और सीईओ बनने की कोशिश करें आप, ठीक है। तो अब जिस तरह से टाइम आता जा रहा है, कोडिंग की एफर्ट आपकी मिनिमम हो रही है और कहाँ पर कौन सा कोड कॉपी करके पेस्ट करना है इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। सो दैट इज वाई कि जितना इस वक्त तक हमने स्टडी किया है ना इसके अंदर सिर्फ ये एक वर्ड जो है ब्लेजिंग टेक्स्ट, ये यहाँ पर एक नया आया है। अब कोडिंग एफर्ट तो इसमें कोई नहीं हुई, लेकिन अगर यहाँ पर मैं ब्लेजिंग टेक्स्ट की जगह कोई और एल्गोरिथम लिख देता, फॉर से मैंने करनी क्लासिफिकेशन और मैं यहाँ पर लिख देता एलडीए, तो वो मामला खराब हो गया ना। मैंने स्टडी नहीं किया, मुझे बस ये पता है कि एलडीए, एनटीएम, ब्लेजिंग टेक्स्ट सभी के सभी एनएलपी में यूज होते हैं, टेक्स्ट के डाटा के अंदर ये एल्गोरिथम होते हैं। मैंने इन एल्गोरिथम्स को पढ़ने की जहमत ही नहीं की और मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ 2 सेकंड मुझे लगने हैं, 2 सेकंड में मैंने गलत वर्ड लिख दिया है ना, तो वो सारे की सारी एप्लीकेशन मेरी बस फिर मलियामेट हो गई। तो दैट इज वाई आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और कौन सा आपने एल्गोरिथम अप्लाई करना है। बाकी ये कोड एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट मारते जाना। इसी तरह अगर आप थर्ड लाइन पर आ जाएं, तो ये वो लाइन है कि जो नई नहीं है, क्वार्टर फर्स्ट 4 के स्टार्ट से ही आप करते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या डिफाइन करना होता है, यहाँ पर सिर्फ आपने ये बताना होता है कि सुपरवाइज लर्निंग है या अनसुपरवाइज है। तो चूंकि टॉपिक मॉडलिंग नहीं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हमारी जा रही है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम टोटली हमारी सुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि उसके अंदर हम सुपरवाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी ये सुपरवाइज लर्निंग है हमारी, ये हाइपर पैरामीटर हमने सेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप पे ये लिखा है कि वी डिफाइन चैनल सेटिंग द कंटेंट टाइप टू टेक्स्ट स्लैश प्लेन एंड देन वी लॉन्च द ट्रेनिंग। हम उसको ये बताते हैं कि जो हमारा डाटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, ये यहाँ पर आपने उसको बताना होता है कि जो कि कंटेंट टाइप के अंदर आपने जस्ट लिखना होता है। अगर आपका डाटा जो है वो इमेज की फॉर्म में है तो आपने टेक्स्ट की जगह इमेज लिख देना होता है। दूसरी चीज ये आई है, पहली आपने ब्लेजिंग टेक्स्ट लिखा था ऊपर नया, दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है जो कि अगर टेक्स्ट आपकी इनपुट है तो आपने टेक्स्ट लिख देना, इमेज है तो इमेज लिख देना, जिस टाइप की आपकी इनपुट है आपने कंटेंट टाइप इज इक्वल टू वो लिख देना। बाकी कोड एज इट इज ही आपका रहेगा, बाकी पूरे के पूरे कोड के अंदर कुछ नया नहीं है। उसी तरह आपने जब चैनल्स डिफाइन करने हैं, चैनल होते हैं आपके इनपुट के, कि आपका ट्रेनिंग डाटा किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, आपका वैलिडेशन डाटा किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ट्रेनिंग हमारा जो है वो ट्रेनिंग डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर है और वैलिडेशन डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जो कि अभी पीछे हम लिख कर आ रहे हैं। यहाँ पर हमने जो है अपना ट्रेनिंग और वैलिडेशन को डिफाइन किया था बकेट्स बनाते वक्त। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि डॉट फिट लिखकर उसकी ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। जो ही आपने डॉट फिट लिखना है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है। और ट्रेनिंग किसके ऊपर करनी है, जो चैनल अभी आपने ऊपर डिफाइन किया है S3 चैनल। ये सभी का सभी कोड वो है जो कि एज इट इज आपका कॉपी पेस्ट होगा। कुछ इसमें जो है वो सोचने वाली बात नहीं है। सिर्फ सोचने वाली बात ये है कि आपका इनपुट डाटा किस टाइप का है, आपने वो टेक्स्ट या इमेजेस जिस फॉर्म में भी है। ऊपर अभी तक हमने देखा है कि हमने सिर्फ जो था वो बता दिया कि हमने कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, जो कि हमने ब्लेजिंग टेक्स्ट लिखा है। बाकी सभी का सभी कोड पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद बता रहा है कि इस एप्लीकेशन के लिए
हमने वैलिडेशन एक्यूरेसी 88% के करीब अचीव की है, which is quite good in the absence of any hyperparameter tweaking. वो कह रहा है कि अभी कोई हाइपर पैरामीटर्स हमने ट्यून नहीं किए थे, जैसे कि हम हाइपर पैरामीटर्स के अंदर लर्निंग रेट डिफाइन कर रहे होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स के अंदर लॉस फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है कि हाइपर पैरामीटर्स के अंदर हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर उसने हाइपर पैरामीटर्स के अंदर आपने कोड में देखा था कि कुछ नहीं किया, मास वाई इसके कि उसने वहां पे सिर्फ ये लिखा है कि ये एक सुपरवाइज लर्निंग है, उसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। तो वो कह रहा है कि विदाउट हाइपर पैरामीटर सेटिंग के सेज मेकर ने ऑटो पे खुद से ही जो उसको ठीक लगा है थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके उसने खुद से हाइपर पैरामीटर सेट किए, और हमें जहमत नहीं करनी पड़ी। उसके बावजूद भी हमारी 88% के करीब वैलिडेशन एक्यूरेसी आ गई है, जो कि मोर देन सेटिस्फाई है, बहुत अच्छी है। अच्छा, जब हमारे पास एक्यूरेसी आ गई, मॉडल ट्रेन हो गया, तो अब हमारा अगला काम जो कि 5वां स्टेप आ जाता है वो ये है कि अब इसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉयमेंट ये होती है कि आपने कहीं पर उसको रखना है ताकि फ्यूचर के अंदर उससे आउटपुट ली जा सके, उससे प्रेडिक्शन करवाई जा सके रियल डाटा के ऊपर। तो क्या करना है, सिर्फ डॉट डिप्लॉय का आपके पास आ जाता है फंक्शन, जस्ट डॉट डिप्लॉय करना है आपने, और यहाँ पर आपने डिफाइन कर देना है कि कितने हार्डवेयर इंस्टेंसेस चाहिए और किस साइज के चाहिए। वही काम जो बिल्कुल पहले वाला ही है, इधर भी कोई नया काम नहीं है। अब बस वो जो पहले आप लोगों को बात मैंने कही थी कि इंस्टेंस टाइप जो है हम थोड़े लो कर देते हैं जब हमने प्रेडिक्शन करवानी होती है, क्योंकि ट्रेनिंग करते वक्त हमें लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और बहुत हाई लेवल के हमें हार्डवेयर इंस्टेंसेस चाहिए होते हैं ताकि हम क्विक ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन जब उसको डिप्लॉय करना है, उससे आउटपुट लेनी है, प्रेडिक्शन करवानी है, तो वो चंद नैनो और माइक्रो सेकंड की गेम होती है, या मैक्सिमम 2-3 सेकंड पे चली जाती है। तो उसके लिए इतने आपको हाई लेवल के रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, तो मीडियम टाइप का रिसोर्सेज भी मोर देन इनफ होता है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमने इसको डिप्लॉय कर दिया है, हमारा जो ट्रेन किया हुआ मॉडल जो है वो अब रेडी है, किसी भी नई किस्म की इनपुट को लेगा और बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग, जो भी पीछे हमने ट्रेनिंग करवाई है उसकी बेस पर नया जो है वो नया डाटा लेके, रियल डाटा लेके उस पर प्रिडिक्शन कर देगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हमने जेसन फॉर्मेट के अंदर 3 सेंटेंसेस लिखे, ये 3 सेंटेंसेस हैं। दिस इज अ बैड कैमरा, इट डजंट वर्क एट ऑल, आई वांट अ रिफंड, ये एक है। इसके बाद अगला शुरू हो जाता है, फिर अगला। अच्छा, इस पे हमने प्रेडिक्शन करवाई अपनी, ये सारे का सारा कोड आपका उसके बाद एज इट इज आ जाता है, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है। k इज इक्वल टू 3, ये सिर्फ लिखना पड़ता है कि आपने जो है वो कितने आपके सेंटेंसेस हैं, आपने 3 यूज किए हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, और बाकी जो है वो एज इट इज यही कोड आपका आएगा जो आपको मस्ट लिखना है। अच्छा, अब आपको ये आउटपुट हासिल हो सर जाएगी कुछ। सर एक क्वेश्चन है सर, सॉरी डिस्टर्ब किया सर। जैसे हम क्लस्टरिंग में करते हैं कि हम पहले वो एल्बो मेथड से फाइंड कर लेते हैं कि इसमें हमने वो उस पे कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है या ऑटोमेटिक है? ये तो हमने सिर्फ ये बताया ना कि 3 सेंटेंस हैं, तो कितने ऐसे में से क्लासिफाई करना है वो चीज भी पता चलती है हमें यहाँ पे? यार अभी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम तो हमने की ही नहीं, ये तो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर, एक जेनेरिक ना, ये 3 हमारे पास सेंटेंस हैं, तो इनको अगर हम प्रिडिक्ट कराएंगे तो कितनी क्लासेस में कराएंगे, या इस तरह जैसे वो आपने कहा था कि हमने अनसुपरवाइज पहले लर्निंग से है? तीन बनाई तो हुई है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है सर। नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, और 3 न्यूट्रल, प्री ठीक डिफाइंड हार्ड कोडेड आपके पास क्लासेस मौजूद हैं। दैट इज वाई ये प्रॉब्लम एक है, सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम है कि इसके अंदर ठीक सुपरवाइजर है। इन्वॉल्व है, आउटपुट पिन पॉइंट इन्वॉल्व है। इसके बाद जो हमने एनटीएम और एलडीए एल्गोरिथम देखने जो कि टॉपिक मॉडलिंग से रिलेटेड हैं, तो टॉपिक मॉडलिंग कोई प्री डिफाइन नहीं होते, उसके अंदर क्लस्टर हमने जरूर डिफाइन करने हैं कि यार 10 क्लासेस का क्लस्टर बनाओ, 8 का बनाओ, 15 का बनाओ, 20 का बनाओ। उसके अंदर कोई
हार्ड कोडेड टॉपिक्स के नेम नहीं हमने देने, उसके अंदर सिर्फ क्लस्टर का साइज सेट करना है और फिर हम डिफरेंट क्लस्टर के साइज के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्लस्टर का साइज कहाँ पर बेस्ट शूट करता है। जिस तरह हम पहले ट्यूनिंग करते थे, अपने न्यूरल नेटवर्क को कम ज्यादा ऊपर नीचे करके देखते थे और हम देखते थे कि कौन सा साइज फिट बैठता है। इसी तरह हम क्लस्टर्स की भी ट्यूनिंग करेंगे जब हम आगे क्लस्टर वाली प्रॉब्लम यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम यानी कि टॉपिक मॉडलिंग की प्रॉब्लम पे जाएंगे। अभी हम हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग पर और हम हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पर ठीक हार्ड है कोडेड क्लासेस पहले से डिफाइन होती हैं जो कि हमारी इस प्रॉब्लम के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल है। अच्छा, ठीक है हमने इसके सर। बाद क्या एक किया? सवाल जी जी बोलें। सर, जैसे ये सेंटेंस में यहाँ पे तो 3 ही हमारे पास टोटल सेंटेंस है, तो k इक्वल टू 3 हो गया। जब हमारे पास एक बड़ी पूरी टेक्स्ट फाइल होगी तो फिर हमें पहले फंक्शन से ये पता करना लाजमी होगा कि इसमें टोटल कितने सेंटेंस हैं। थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। एक तो जैसे ये है कि दो चीजें होती हैं। जब आपने प्रिडिक्शन करवानी है ना, तो वो आपके पास हमेशा डाटा ना दो फॉर्म में होता है। या आपके पास एक फाइल है जिसको आप टेस्ट फाइल के नाम से कहते हैं, या इमेजेस के केस आपको पता है ना, डाटा आप 3 डिविजन्स करते हैं आप। एक आपके जी पास सर, ट्रेनिंग, वैलिडेशन वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट टेस्ट डाटा है तो मुझे ऑलरेडी पता है कि यार मैंने जो था वो 100 मेरे पास थी, तो मैंने 80 जो थी वो ट्रेनिंग सेंटेंस, ट्रेनिंग के लिए सेंटेंसेस रिजर्व कर दिए, 10 सेंटेंसेस वैलिडेशन के लिए कर दिए और 10 मैंने टेस्टिंग के लिए कर दिए। ठीक है, तो वो मुझे पता होता है। यहाँ मैं जस्ट कोड लिखकर फाइल के अंदर से आप निकाल सकते हैं कि कितने सेंटेंसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, एक काम तो ये है कि यहाँ आपके पास टेस्ट फाइल होगी। दूसरा ये है कि यहाँ आपके पास रियल टाइम प्रिडिक्शन होगी कि अब आपने इसको डिप्लॉय कर दिया है, कि यूआरएल पे पड़ा हुआ है, एक रियल टाइम डाटा किसी क्लाइंट का आ रहा है, आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, मतलब कि आपने उसके ऊपर मॉडल को इनपुट दिया और उसने आपको आउटपुट दे दी। वो तो डेफिनेटली सेंटेंस बाय सेंटेंस होगा ना, एक सेंटेंस होगा वो, तो आप 2 सेंटेंस उसमें यूज कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि अगर फॉर से कि जैसे कि इमेजेस के ऊपर आपने करना होता है आउटपुट, उसकी इमेजेस की क्लासिफाई करनी होती है, कैट की इमेज है, डॉग की इमेज है, तो 1 बाय 1 ही मॉडल को आ रही होती है ना, तो एक साथ तो नहीं एकदम से आ रही होती रियल टाइम के अंदर। तो रियल टाइम के अंदर तो हमें डिफाइन होता है कि यार ये 1 बाय 1 ही आ रही है, उसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो आपने बल्क के अंदर करनी होती है एकदम से उसकी टेस्टिंग करने के लिए कि भाई मैंने 1000 इमेजेस दी हैं, 1000 सेंटेंसेस दिए हैं, तो अब मुझे पता चले कि इन 1000 सेंटेंसेस में से 900 एक्यूरेट हैं या 850 इसने राइट प्रिडिक्शंस की हैं, तो वो आपको पहले से पता होती है, वो आपने हमने डाटा की डिवीजन वैसे ही की होती है। तो हम आगे मूव करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। अच्छा, ये उसने आपको रिटर्न किया रिजल्ट, उसमें क्या करता है, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले बताता है। ये तीन प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों क्लासेस की प्रोबेबिलिटी बताता है कि अगर वो कह रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो वो कितने परसेंट श्योरिटी से कह रहा है। इसने सबसे पहले 97% श्योरिटी से कुछ बोला है, 97.58% श्योरिटी से कुछ बोला है। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज किन की हैं? ये लेबल नेगेटिव, लेबल न्यूट्रल और लेबल पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले वाली प्रोबेबिलिटी 97.58 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव को। दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी जो कि 2.35% है वो रिप्रेजेंट कर रही है न्यूट्रल को, और 0.062% जो है वो लेबल पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेफिनेटली पहला अगर कमेंट पढ़ें तो इस ये भी नेगेटिव ही बनता है, तो इसलिए नेगेटिव की 97.58% हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरे वाला जो है वो अगर आप लेबल देखें तो उसने सबसे पहले हाई प्रायोरिटी न्यूट्रल को दी है। न्यूट्रल की है 51.77%, पॉजिटिव की है 28.6% और नेगेटिव की जो है वो सबसे कम है, दैट इज 19.58%। तो उसने कहा है कि यहाँ ये थोड़ा सा न्यूट्रल कमेंट है या थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो क्या देखते हैं उसकी बात ठीक है। द कैमरा वर्स द पिक्चर आर डिसेंट क्वालिटी, नथिंग स्पेशल टू से। तो थोड़ा सा न्यूट्रल उसने इसको रखा है कि भाई जिस तरह से मतलब हम कह नहीं रहे होते कि यार कैमरा हाँ ठीक काम कर रहा है, अच्छी है क्वालिटी, वो खास कुछ कहने को है नहीं मेरे पास। मतलब अगर आप एक्सप्रेशन थोड़े सेंटेंस में नोट करने की कोशिश करें तो आपको फील होगा कि यार थोड़ा न्यूट्रल बात हो रही है। मतलब ये नहीं कह रहा कि यार जबरदस्त क्वालिटी है
जिस तरह नीचे वाले में कह रहा है जी वेरी हैप्पी टू अबाउट दिस एग्जैक्टली व्हाट आई नीड, तो ये सेकंड सेंटेंस के अंदर ना वो एक्साइटमेंट उसकी रिप्रेजेंट नहीं हो रही कि बस ठीक है कैमरा ठीक कर रहा है, काम अच्छी क्वालिटी है, बस वो खास नहीं, बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है, मतलब ये न्यूट्रलिज्म में थोड़ा आ जाता है या थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है। तो ये उसकी प्रिडिक्शन जो है वो इसके अंदर आई है, जो कि क्वाइट इम्प्रेसिव है। आपने इसके अंदर क्या किया, आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, दूर दूर तक आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ लिखा है कि मुझे ब्लेजिंग टेक्स्ट चाहिए। सारे का सारा कोड, सारे का सारा काम पीछे है पे पैरामीटर्स को ट्यून, उस कोड का जो है वो सॉरी उस एल्गोरिथम का जो कोड है वो सारे का सारा बैकएंड पे चल रहा है। आपने जस्ट उसका इमेज इंपोर्ट करवाया है, सेज मेकर ने उसके हाइपर पैरामीटर्स ट्यून किए हैं, बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स को आपके लिए जो है वो रिजर्व किया और आपको आउटपुट दे दी है। तो ये काम आपका हो गया। एज यूजुअल मत भूलिएगा कि एंड पे आपने सारे के सारे इंस्टेंसेस आपने रिमूव करने हैं, ये लाइन लाजमी लिखनी, बाकी सारी लाइंस भूल जाएं लेकिन इधर ये लाइन नहीं भूलनी, क्योंकि आप तजर्बा कर रहे हैं इस वक्त, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते तो फिर आपने ये लाइन नहीं लिखनी थी, फिर जो बिल बनना था वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, आपके क्लाइंट ने बियर करना था। लेकिन यहाँ पर आपका अपना ज़ाती कार्ड लगा हुआ है तो इसलिए आपने ये लाइन नहीं भूलनी, इसको लाजमी एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद बेहतर है कि फिर अगर आप तजर्बा कर लें तो उस कोड को वैसे कहीं साइड पे सेव कर लें और उस नोटबुक इंस्टेंस को ही उड़ा दें एहतियातन, कि आपको कुछ आपके सर्वर पे AWS पे पड़ा ही ना हो कोड, ना डाटा पड़ा हो, सब कुछ रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। ये लाइन लिखने के बाद, डिलीट एंड पॉइंट लिखने के बाद फिजिकली भी जो है वो अपना S3 बकेट फारग कर दें, सब कुछ खत्म कर दें, ताकि कोई आपके अनजाने के अंदर कोई चार्जेस ना पड़ जाए। और अगर थोड़ी और एहतियात करनी है तो वो आप ये कर सकते हैं कि AWS का कार्ड लगाने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाए तो फौरन बैंक फोन करके अपना जो है ऑनलाइन सेशन ऑफ करवा दें। उससे फिर ये होगा कि कहीं पर भी आपका कार्ड अगर लगा हुआ है तो वो यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप बैंक से उस अपने कार्ड के सेशन को ऑन दोबारा नहीं करवाएंगे। तो अगर कोई जो है वो बाई मिस्टेक आपसे कुछ ऐसा काम हो भी जाता है या कुछ नहीं याद रहता या आपको नहीं पता चलता और आपके चार्जेस बन भी जाते हैं अच्छे खासे, तो आपका सेशन एटलीस्ट ऑफ हो, वो पैसे ना काट सकते हो, वो ट्राइयां मारेंगे पैसे काटने की लेकिन नहीं वो काट सकेंगे क्योंकि आपने बैंक फोन करके अपना सेशन ही क्लोज करवा लिया। तो एहतियातन बाय डिफॉल्ट अपना सेशन बैंक का अपने कार्ड का बंद ही रखा करें। अच्छा, कंप्यूटिंग वर्ड वेक्टर विद ब्लेजिंग टेक्स्ट, थोड़ा सा हम यहाँ स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि चीज़ें इतनी एक्सप्लेनेशन इतनी मांगती नहीं है, कोड सारे के सारे वो पिछले हैं, कुछ नया इसमें कोई कोड की एफर्ट है नहीं है सच, तो बाकी थ्योरेटिकली भी आप लोगों को चीज़ें काफ़ी बता दी हैं, तो थोड़ा आप स्पीड से देखेंगे कि ये चीज़ें एक्सेल में कर क्या रही हैं। अच्छा, वर्ड वेक्टर जो है ना ये एक सिर्फ देख लेना है आपने कि पहले तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हमने पढ़ी है ब्लेजिंग टेक्स्ट की। ब्लेजिंग टेक्स्ट जो है ना वो वर्ड वेक्टर्स भी आप कंप्यूट कर सकते हैं ब्लेजिंग टेक्स्ट से। वर्ड वेक्टर क्या होते हैं? वर्ड वेक्टर ये होते हैं कि आप एक वर्ड दें और वो उससे रिलेटेड दूसरा वर्ड प्रेडिक्ट कर ले, वर्ड दिया और वर्ड ही उसने प्रेडिक्ट कर लेना है। तो ये आपकी जो था ना ये प्रॉब्लम आ जाती है उसके अंदर ब्लेजिंग टेक्स्ट के सॉरी वर्ड वेक्टर्स कंप्यूट करने के अंदर। वर्ड वेक्टर्स अगर आप कंप्यूट करें तो पहले हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमने बताना था कि जी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। ये हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जी कोई एक वर्ड दिया गया है, जैसे कि आप समटाइम जीमेल में ईमेल लिख रहे हो, कोई ईमेल राइट कर रहे हो, तो आपको सजेशन आ जाती है ना, समटाइम आप बात लिख रहे हो और अगले वर्ड्स वो हल्के से आना शुरू हो जाते हैं और आप टैब का बटन दबाते हो तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाते हैं, वो ऑटो पे आपके वर्ड्स सजेस्ट कर रहा हो। और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि टेक्सटिंग ऐप आप ऐसी बहुत सारी होती हैं या व्हाट्सएप पे भी वो आपको वर्ड रिकमेंड कर देता है। तो ये जितने भी आप इस तरह NLP ये टेक्स्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन देखते हैं ना जिसके अंदर, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपके वर्ड्स को ठीक करता है वो और समटाइम रिकमेंड भी कर देता है कि ये क्या वर्ड आगे आना है, और बहुत सारी ऐसी जो है ना वो ऑनलाइन ऐप आ गई हुई हैं कि क्रिएटिव राइटिंग्स की। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है ना ये उसमें आ जाती हैं कंप्यूटिंग वर्ड वेक्टर के अंदर, कि वर्ड पीछे से चल रहा है, उस वर्ड की बेस पर अगला वर्ड बता देना कि क्या होने जा रहा है।
तो ब्लेजिंग टेक्स्ट एल्गोरिथम जिसकी हेल्प से हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पढ़ी है, उसी की हेल्प से हम वर्ड्स को कंप्यूट करना भी देख लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पिछले का पिछला कोड ही सारे का सारा आपका यूज होगा, सिर्फ फर्क ये आना है कि जब डॉट्स सेट हाइपर पैरामीटर्स पीछे किया था हमने, तो मॉड इज इक्वल टू सुपरवाइज कर दिया था, उसकी जगह मॉड इज इक्वल टू स्किप ग्राम कर देना है, मॉड इज इक्वल टू बैच स्किप ग्राम कर देना है, मॉड इज इक्वल टू CBOW कर देना है। ठीक है, ये इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड वेक्टर कंप्यूट करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसकी, कि ये स्किप ग्राम यूज करना है या CBOW कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स करना है। अब यहाँ पर इसने थ्योरी नहीं दी हुई कि किस वक्त कौन सा यूज करना है। जस्ट आपको इन दोनों का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, स्किप ग्राम और कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स का, कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। अच्छा, जो CBOW है ना, उसकी एक खासियत है कि वो वर्ड जो है उसको प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन ऑल वर्ड्स इन द नेबरहुड, कि उसके नेबरहुड, उसके दाएं बाएं जितने वर्ड्स आ रहे होते हैं ना, उन सबको पकड़ के वो कैलकुलेशन करता है और प्रेडिक्ट करता है कि अगला वर्ड क्या होना चाहिए। जबकि आपका स्किप ग्राम क्या करता है? स्किप ग्राम करता है नेबरिंग वर्ड की बेस पे, कि सिर्फ जो उसका एक हमसाया वर्ड है ना, सिंगल वर्ड, सिर्फ उस सिंगल बेस वर्ड की बेस पे फैसला करता है कि अगला वर्ड कौन सा होना चाहिए। जबकि CBOW जो कि नाम से ही जाहिर है, कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड्स, ये पूरा बैग होता है वर्ड्स का। कौन से वर्ड्स जो इसके आसपास में नेबरिंग में जितने भी अक्कर हो रहे हैं, उन सबको पकड़ के वो सेंस ले रहा होता है कि यार अब अगला वर्ड क्या होना चाहिए। तो ये एक लंबी डिस्कशन है, आप इस पर सर्च कर सकते हैं कि किन एप्लीकेशंस के अंदर, या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपका डाटा ये था, आपने हाइपर पैरामीटर के अंदर CBOW लिखा या स्किप ग्राम लिखा, तो दोनों में से कौन सा रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा है, ये आप एक्सपेरिमेंट पर बता सकते हैं। कोई हार्ड कोडेड नहीं है, किसी केस के अंदर CBOW अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है किसी केस के अंदर स्किप ग्राम अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करके देता है आपको। तो अगर आपने सिर्फ वर्ड वेक्टर वाली कोई एप्लीकेशन है आपकी, तो मैक्सिमम आपको जो लेबर एफर्ट करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको थोड़ी जहमत करनी पड़ेगी कि सेट हाइपर पैरामीटर, पिछला सारी कोड वही रिपीट हो रहा है, सिर्फ इस लाइन में आकर आपने मॉड इज इक्वल टू स्किप ग्राम कर देना है, दैट्स इट, बस। अच्छा, उसके अलावा वो एक चीज आपको बताता है कि जो आपने पहले से मॉडल ट्रेन कर ली है ना ब्लेजिंग टेक्स्ट को यूज करते हुए, उसको वो फास्ट टेक्स्ट के साथ यूज करना चाह रहा है। फास्ट टेक्स्ट क्या है? फास्ट टेक्स्ट जो है ना, ये एक फेसबुक का बना हुआ एल्गोरिथम है जो कि टेक्स्ट को बहुत स्पीड से कंप्यूट करता है, बहुत एक्यूरेटली कंप्यूट करता है। मॉडल आपने पहले पिछले ही ट्रेन करने होते हैं, उसको साथ आगे आपने इंटीग्रेट कर देना होता है फेसबुक की लाइब्रेरी के साथ, जो कि है फास्ट टेक्स्ट। फेसबुक की लाइब्रेरी की सपोर्ट AWS आपको देता है। वो ये यहाँ पर बताना चाह रहा है कि हम फेसबुक की इस लाइब्रेरी के साथ प्रॉपर तौर पर इंटीग्रेटेबल है। तो ये थोड़ा फास्ट वे में आपको बता देता हूँ मैं। ये कर रहा है कि जी ये गिटहब से जो है वो फास्ट टेक्स्ट को डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है अपने पास, अपनी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रेडिक्शन ले रहा है। ये लाइंस आपने लिखनी है, टोटली की टोटली ये कोडिंग कोई नहीं है, सारी कंसोल पे लिखने वाली लाइंस हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉडल ट्रेन कर लिया हुआ है, आपने फास्ट टेक्स्ट को डाउनलोड किया और उस फास्ट टेक्स्ट के साथ अपने मॉडल को इंटीग्रेट किया और उस फास्ट टेक्स्ट की बेस पे प्रेडिक्शन ली। जो आपने मॉडल ट्रेन ऑलरेडी कर लिया हुआ है और फास्ट टेक्स्ट को आपने पकड़ा और आपने प्रेडिक्शन ली, तो उसने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शन दे दी। तो फास्ट टेक्स्ट जो है, जो फेसबुक की लाइब्रेरी है, आप उसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। फास्ट टेक्स्ट की जो है ना, ये बहुत सारी और भी खसूसियत हैं, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बहुत अच्छे उसने, मतलब कि करेक्टली उसने सही लेवल प्रिडिक्ट किए हैं। अच्छा,
यूजिंग ब्लेजर, अब इसी फास्ट टेक्स्ट को वर्ड वेक्टर के लिए यूज करना। अच्छा, वर्ड वेक्टर, अब यहाँ पर आपको फास्ट टेक्स्ट की अहमियत का पता चलेगा। आपने एक क्यूरी लिखी फास्ट टेक्स्ट nn vectors डॉट bin, ये लाइन लिखी। इसके बाद आपने लिखना है क्यूरी वर्ड, कि आप जिस वर्ड के वर्ड वेक्टर का, जिस तरह के आपको बताया है कि आप एक वर्ड लिखते हैं तो वो उससे आगे का प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, ये वर्ड वेक्टर की खुसूसियत है। तो आपने क्यूरी वर्ड, जिस वर्ड के बारे में आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर वो वर्ड लिखना है, तो ये खुद से आपको बताएगा कि इस वर्ड के आगे क्या आना चाहिए। अच्छा, आपने लिखा टेलीफोटो, तो उसने आपको रिजल्ट दे दिया टेलीफोटोज, मतलब कि उसने एस को प्रेडिक्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजों के अंदर आपने डिफरेंस देखना है, जो मैं आपको हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ। सारा कोड वैसे का वैसे ही है, सिर्फ आपने दो चीजों के अंदर फर्क देखना है। एक यहाँ पर एनएन लिखा हुआ है, एक यहाँ पर एनालॉगिस लिखा हुआ है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। अगर आप एनएन लिखेंगे तो वो सिंगल करेक्टर प्रिडिक्ट करेगा, जैसे कि टेलीफोटो मैंने उसको दिया था और उसने टेलीफोटोज रिटर्न कर दिया कि आगे इसके एस आना है, एक सिंगल करेक्टर रिटर्न किया। अगर आप एनएन लिखेंगे, अगर आप एनालॉगिस लिखेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस वर्ड का पूरा अल्टरनेट वर्ड आपको फाइंड करके देगा। आपने वहां पर फोर से, अब इसने लिखा है, ये चाह रहा था कि कैनन जो है ना वो उसका इक्विवेलेंट कौन सा कैमरा है, तो उसने क्या किया है, उसने निकॉन D3300 कैनन लिखा है। तो जब उसने कैनन लिखा है ना तो उसको ये आउटपुट मिली है कि जो ये आपने वर्ड लिखा है ना निकॉन D3300 कैनन, उसका जो अल्टरनेट वर्ड है वो है XSI और 700D और 100D। मतलब कि उसने उस वेक्टर के अगेंस्ट उसका अल्टरनेट वर्ड बता दिया आपको। तो आपने क्या किया है, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आए आपके पास, आप पूछना चाह रहे हैं व्हाट्स द कैनन इक्विवेलेंट फॉर द निकॉन D3300 कैमरा, कि ये कैमरे का मॉडल है, ये निकॉन में आपको बता रहा हूँ, कैनन में मुझे बताओ इसका कौन सा इक्विवेलेंट मॉडल है। तो उसने बता दिया कि भाई XSI एंड 700D कैमरास जो कि कैनन के हैं वो इसका अल्टरनेट है। तो अब आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये इसको कैसे पता चला, कैमरों का कैमरा मैन है, ये हमारा एल्गोरिथम क्या है, ये मतलब नहीं समझ में नहीं आ रही चीजें। तो वही बात है कि ऑलरेडी फेसबुक ने इस पे मेहनत कर ली हुई है। अब यही काम आपने पता नहीं कितने हफ्तों या महीनों की मेहनत के बाद करना था, स्क्रैच से कोडिंग करने बैठ जाते तो आपने नहीं स्क्रैच से कोडिंग की, आपने सिर्फ देख लिया आपकी एप्लीकेशन क्या है और उस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको क्या बिल्ट इन ऑलरेडी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आपने उन बनी बनाई फैसिलिटीज को यूज किया और आपने उसके रिजल्ट्स खुद ही देख लिए हैं। क्योंकि सिंपल सी एक बात कही जाती है कि आपने अगर बैठ के काम करना है, कोई इन्वेंशन करनी, कोई एल्गोरिथम बनाना है, तो आप एक सिंगल ब्रेन है। जब फेसबुक या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के साइंटिस्ट ने बैठना है तो वो पूरे के पूरे दुनिया के टॉप ब्रेन्स और पूरी की पूरी टीम्स बैठनी है। उन्होंने जब एक एल्गोरिथम बना के, एक लाइब्रेरी बना के आपको प्रोवाइड कर देनी है और कह देना है कि भाई जान ये वर्ड लिखो और आपको आपका मुतलका रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो हमें इतना ट्रस्ट उन पे होना चाहिए कि उनका काम जो है बहुत एक्यूरेट होगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसको यूज करना आना चाहिए, कि हमें अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से एल्गोरिथम्स अवेलेबल है और किस टाइम पे कौन से यूज करने हैं, और हमने जल्दी से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है, हमने क्विक वर्क कैसे करना है, ना कि हम जो है वो, अब ये काम करने में आपको चंद मिनट लगे होंगे, यही एप्लीकेशन अगर आप विदाउट रिसर्च वर्क करके वैसे ही आप मतलब स्क्रैच से बनाना शुरू कर देते, आप कुछ ना देखते कि भाई पहले से क्या रिलेटेड बिल्ट इन एल्गोरिथम्स पड़े हुए हैं, बस जी जल्दी से रिक्वायरमेंट्स हमने देखी और बस बैठ के कोडिंग करना, पाइथन खोल ली हमने और बस शुरू हो गए, कोई रिसर्च वर्क नहीं किया, कोई बिल्ट इन एल्गोरिथम्स एक्सप्लोर नहीं किए, तो आपके कई महीने जो है वो आपके बस बैठे रहना था अपने इस तरह की एप्लीकेशन बनाने पे।
तो ये सारी की सारी बिल्डिंग, मतलब सारे के सारे एल्गोरिथम्स का एकदम तो नहीं, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा इशारा देता जा रहा है बुक के अंदर कि यार ये एल्गोरिथम भी हमारे पास मौजूद है, ये एल्गोरिथम भी मौजूद है, ये एल्गोरिथम भी मौजूद है। तो अब तक का जितना वर्क है इसके अंदर किसी को कोई इशू है? जी क्लास। सुन रहे हैं? सर ये क्यूरीज के बाद हमें जो वर्ड देना है, तो जैसे ट्राइबलेट और जो उधर एक और वर्ड था वर्ड, तो ये किस तरह हम इसको देख सकते हैं कि इसको क्या देना चाहिए? क्यूरी के बाद वर्ड कौन सा? जी, जिस तरह क्यूरी ये है ना, क्यूरी हार्ट, ये जो ये देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क तक जो ये अलग अलग नहीं है सर, ये क्वेश्चन मार्क तक और उसके बाद क्वेश्चन जो, मार्क। जी जी। तो ये इसकी सर समझ नहीं आ रही कि क्यूरी के बाद जो ये चीज़ हम दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क तक, ये हम कहाँ से हम देंगे? अच्छा, ये अगर पढ़ लें हम इससे ऊपर, ये तो क्लियर है ना कि क्यूरी वर्ड लिखा और आपने आगे वो वर्ड लिख दिया जिसकी आपको जरूरत थी। जी सर, ये तो समझ आ रही है। अच्छा, क्यूरी ट्रिपलेट क्या बताती है? 3। ट्रिपल का मतलब 3 है। जी सर। तीन, 3 वर्ड्स की आपने क्यूरी देनी है जिसके अंदर बी प्लस सी। बी प्लस सी क्या है? ये दोनों, ये बी और सी है ना, जी सर। ये दोनों सेम है। कैनन का D33, सही। ठीक है, ये इन क्यूरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ना, ये आपके 3 वर्ड्स को, इनको डील करने का तरीका है टोटली। पहला वर्ड है आपके पास निकन, जो कि एयर को रिप्रेजेंट करता है। D3300 है जो कि बी रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी आपके पास जो है वो है कैनन। तो सर क्या हम ए प्लस बी माइनस सी ले सकते हैं इस आप हिसाब से? देख लें क्या रिजल्ट आता है। मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है कि आप रिजल्ट क्या लेना चाह रहे हैं। रिजल्ट क्या आप लेना चाह रहे हैं? रिजल्ट आप चाह रहे हैं व्हाट्स द कैनन इक्विवेलेंट फॉर द निकॉन D3300। अच्छा, तो इसने जो दो आपके पास थे निकन D3300, उनको माइनस के रिलेशन के साथ इकट्ठा किया है। और जो इनका अल्टरनेट कंपनी का चाहिए था उसको प्लस के साइन से प्लस सी किया है इसने। इसका पता चला है? इसका मतलब सर ये जो बी है, जो D3300, ये कॉमन उसने लिया है कि मतलब ये दोनों में सेम हो तो? अच्छा, आप मुझे बताएं कि ए बी और सी में प्लस के साइन किन किन के साथ आ रहे हैं, माइनस के साइन किस किस के साथ आ रहे हैं? ए बी और सी में से प्लस के साइन किस किस के साथ आ रहे हैं? ए और सी के साथ। ए और सी के साथ। और इस क्यूरी के अंदर ए और सी कौन है? निकॉन एंड कैनन। निकॉन है और कैनन है। ये एक दूसरे के अल्टरनेट कंपनीज हैं, ठीक है। और नेगेटिव का साइन आ रहा है आपका बी के साथ, मतलब D3300 के साथ, ठीक है। तो इसने, जिस तरह निकॉन का अल्टरनेट कैनन है ना, इस तरह D3300 का अल्टरनेट अब इसने निकालना है, ठीक है। ए और सी सेम है, दोनों प्लस प्लस है। निकन का अल्टरनेट कैनन। अब इसी तरह D3300 का अल्टरनेट क्या है, वो ये बता रहा है कि जी XSI है। उस नेगेटिव साइन से वो समझा है।
समझ लगी? जी सर, थोड़ी बहुत बस अब ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस से शायद वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। ए और सी इकट्ठे हैं, निकॉन और कैनन, ए और सी। निकॉन का अल्टरनेट कैनन। अब सिर्फ वाहद साइन है जो है वो नेगेटिव है, बी, मतलब ये वाला। इसका निकालना है, इसको निकालना है, इसको माइनस करना है, इसका अल्टरनेट ढूंढना है हमने। ये आप क्यूरी से उसको बता रहे हैं। तो वो D3300 का अल्टरनेट ढूंढेगा। किस तरह से? जिस तरह निकॉन का अल्टरनेट उसने कैनन ढूंढा है। ये हम उसको क्यूरी से लेसन बता रहे हैं कि हमने ये काम करना है। अच्छा, आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि ये आगे सुपरवाइज लर्निंग का आज ही खत्म कर लें या इसको फिर नेक्स्ट में लेक्चर में शिफ्ट कर लें? सर इस क्वार्टर में सर, सिर्फ हम next- सेज मेकर भी काम करेंगे जो जितना टाइम अलॉट होगा। पहले मुझे बताएं, आगे मूव कर लें, खत्म कर लें इसे, या इसको नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट कर दें? सर नेक्स्ट में कर देते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन फिर ये है ना कि आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, अगर मैं नई स्पीड पकड़ा, कासिम भाई ने कहा था कि आज इसको ख़त्म करना है हर सूरत, मुझे टारगेट भी ये मिला था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि थोड़ा स्पीड अप करूँ इसको, क्योंकि चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस मांगती हैं। सिर्फ ये हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की है, सुपरवाइज लर्निंग। अभी ये अनसुपरवाइज की तरफ आगे अभी हम मूव नहीं किए, जो कि मॉडलिंग टॉपिक्स है विद LDI। अब टॉपिक मॉडलिंग के ऊपर बात चल रही है। तो लेकिन आप मुझे पक्का पता है कि आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, और बस इसी तरह ही गुजारा कर रहे हैं। और बड़ी नुकसान वाली बात है वैसे ये, क्योंकि सारे का सारा क्वार्टर एक तरफ, ये क्वार्टर एक तरफ है। इसके अंदर वो जितना आपने काम किया उसको बिल्ट इन एल्गोरिथम्स के साथ और बने बनाए कोड्स और ये सारी चीजें कैसे एक्सप्लोर करनी है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री ने आपसे डिमांड करनी है। ये वो चीजें हैं जो किसी भी जॉब की JD पढ़ लेना, जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ लें नीचे, तो डायरेक्टली डिमांड की होती है उन्होंने। ये वो चीजें हैं और आप बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो अगर तो आपका इस वीक में मुझे आ गए क्वेश्चंस आप लोगों ने किए तो ठीक है, वरना फिर जो है फिर मैं भी स्पीड अप करके बस कोर्स पूरा करने वाली बात करेंगे और पीछे PIC को कह देंगे जी काम हमारी तरफ से हो गया, बच्चे बस हो गया। तो फिर स्पीड अप करके बस वाइंड अप करने वाली चीजें करेंगे। तो आप इसको करें एटलीस्ट प्रैक्टिस। शायद अगले लेक्चर के अंदर मैं रैंडमली चेक कर लूँ हर बच्चे का कि उसने AWS पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि नहीं किया। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ वॉलंटियरली बच्चे चाहिए होंगे। तो अगर कोई थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, पढ़ाना कैसे है, लेक्चर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो वो राब्ता कर सकता है। अगर उसे पूरी तरह से लेक्चर नहीं भी आता, कोई टॉपिक नहीं भी किसी के ऊपर कमांड, तो वो मेरे साथ उसको बकायदा मैं माइक्रोसॉफ्ट जो है स्लाइड प्रेजेंटेशंस उसके अंदर हेल्प करूंगा, टॉपिक समझाने के अंदर उसको हेल्प कर दूंगा। तो उसकी बकायदा तैयारी मैं करवा सकता हूँ अगर कोई विलिंग है। तो मैक्सिमम आपने ये देख के ट्यूसडे तक मुझे बता देना है कि आपने जो है वो किस किस ने वॉलंटियर लिया है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। 7 चैप्टर, ये 6 का है, 7 चैप्टर मैसेज आई थी, 7 चैप्टर ही है ना। तो उसके अंदर मुझे व्हाट्सएप पे आपने इन्फॉर्म कर देना है कि जो जो इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। सर कोई क्विज तो नहीं हुआ ना? नहीं, अभी नहीं हुआ। चलें, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वरना फिर एंड करते हैं मीटिंग। एक्सक्यूज मी जी जी सर, ये AWS पे ही होगा सारा का सारा क्वार्टर, या हम कोई और टेक्नोलॉजीज वगैरह टेक स्टैक भी एक्सप्लोर करेंगे? जरा ऊंचा बोले। सर इस क्वार्टर में सिर्फ हम AWS पे ही फोकस करेंगे या और दूसरे और भी मतलब आएगा टूल किट्स वगैरह को हम एक्सप्लोर अच्छा, एक चीज आपको बताऊं मैं, जो जनरल थ्योरी होती है ना क्लाउड की, वो सेम होती है सबके लिए। सिंटैक्स आगे हर किसी का चेंज होता रहता है। तो ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह अगर आप फोर्स से जब आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी,
आपको कितनी सरदर्द हुई थी, ये क्या चीजें जा रही, क्या वेरिएबल्स हैं, फॉर लूप्स, कंट्रोल लूप्स, और ये मतलब कि बड़े मुश्किल से बंदा फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सीखता है, थ्योरीज होती हैं। लेकिन जब आपने एक लैंग्वेज सीख ली पूरी तरह, फोर से C++ सीख ली है, तो पूरी आपको कमांड है, थ्योरीज पता है, उसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो अब आपने जावा सीखनी है, पाइथन सीखनी है, तो कितनी का आपको एफर्ट करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल से शायद आप एक हफ्ते के अंदर अंदर, आप एक हफ्ते से भी कम टाइम के अंदर आप जब दूसरी लैंग्वेज सीख जाएं, तो बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो ये सेम ही होता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का भी यही सीन होता है कि इनकी थ्योरी सब सेम है, चीजें सारी वही जा रही होती हैं, बस वो किसी का कोई ऑप्शन आपको कहीं मिलेगा, कई ऑप्शन कहाँ मिलेगा। यहाँ पर आपको डॉट सेज मेकर करके आपको वो उसको कॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, वहां कुछ और वर्ड लिखना पड़ता होगा। ये 19-20 के फर्क ही सबके आपस में जा रहे होते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, गूगल क्लाउड है, या AWS है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इन तीन बड़े प्लेटफॉर्म में AWS ही क्यों चूज किया? तो उसकी वजह ये है कि अगर आप गूगल पे जाके लिखें, AWS के पास इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म AWS है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे शायद एक काफी रूल है कि अगर जो है वो हर जगह AWS की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो दैट्स वाई ये हमने सेलेक्ट किया है। वरना GCP भी बहुत अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर भी बहुत अच्छा है, जबकि ये माइक्रोसॉफ्ट शायद लेस कॉस्टली है, AWS इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये बहुत, इसमें सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी है, बाकी क्लाउड की निस्बत में सबसे ज्यादा कंट्रोल, सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी इसी में मिलेगी। तो ये थोड़ा ऑपरेट करना एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है, बाकियों में टू द पॉइंट फंक्शनैलिटी है। टू द पॉइंट चीजें जब होती हैं तो आपको आसानी होती है उसको यूज करने में, लेकिन आपका इख्तियार और कंट्रोल उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस आपको नहीं उसमें मिलती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलती हैं, और इतनी ज्यादा ऑप्शंस की वजह से सम टाइम बंदा देखने लग पड़ता है, यार कहाँ क्लिक करूँ, क्या करूँ, ये इतनी सारी चीजें हैं। तो ये इस वक्त सबसे हाईएस्ट शेयर इसके पास है, और अगर आप एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को लर्न कर लेते हैं, तो बाकी को जो है ना वो यूट्यूब पे लंबी लंबी सीरीज पड़ी हुई है, यूं आपको चुटकी के अंदर बता देंगी कि आपने दूसरे प्लेटफॉर्म कैसे यूज करने हैं, बहुत आसान है। मैंने खुद AWS को मैं जो है वो जो आप लोगों को पढ़ाना होता था, खुद भी पहले पढ़ते थे, एक्सप्लोर करते थे चीज़ों को। तो जब मैंने अपनी कंपनी के लिए काम शुरू किया, तो मुझे वहाँ बेहतर लगा कि मुझे यहाँ गूगल क्लाउड यूज़ करना चाहिए। क्यों बेहतर लगा? सीधी सीधी बात थी भाई, पैसे की बात थी। $300 वो दे देते थे, कहते थे बेशक थोड़ा थोड़ा यूज़ करो, बेशक एकदम में यूज़ कर लो। AWS तो फ्री टायर होते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है आपने। तो मेरी एक कमर्शियल एप्लीकेशन थी, मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ चाहिए था हार्डवेयर का, तो बस इस वजह से मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मूव किया हूँ। तो मुझे कितना टाइम लगा है, इवन के मुझे वर्टेक्स AI को, जिस तरह सेज मेकर है ना AWS का, तो वर्टेक्स AI है गूगल क्लाउड का, तो वर्टेक्स AI को यूज़ करने के लिए मैंने 6 ट्यूटोरियल खोल लिए हुए थे। मैंने कहा यार पहले मैं खुद क्लिक करी जाता हूँ, तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करी गया। मुझे मुझे वो यूट्यूब पे जाके वो मतलब वो हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब वो इतना आसान था कि चूंकि ऑलरेडी AWS की चीजें पता थी, तो उसी तरह ही, मतलब कि अगर ना भी पता होती ना, तो गूगल क्लाउड को मैंने वैसे ही उसको ऑपरेट कर लेना था। सीधा सीधा लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रहे थे कि जी अब ट्रेनिंग डाटा सेलेक्ट करें, अब हार्डवेयर इंस्टेंस सेलेक्ट करें, अब ट्रेनिंग पे लगा दें इसको, अब डिप्लॉय करें, अब जो है वो एक पब्लिक URL ले लें हमसे और अपनी प्रिडिक्शन करवाते जाएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, क्लिक करता जा रहा था और वही काम होते, नेक्स्ट नेक्स्ट होता जा रहा था। तो एक अगर आप एक चीज को लर्न करें ना पूरी तरह, AWS सबसे इन सब में ज्यादा मुश्किल है। AWS को लर्न कर लें तो बाकी जो है वो आपके लिए हलवा होंगे। किसी और को कोई और क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है, सॉरी जी जरा ऊंची आवाज में। सर। इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा अगर एक बंदा चाहता है, मतलब एक ऐसे मशीन लर्निंग इंजीनियर, इसके व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, मतलब क्लाउड आपका बैकग्राउंड क्या डिप्लॉयमेंट? है? जी सर। बैकग्राउंड क्या है आपका? वैसे बैकग्राउंड क्या है आपका? थोड़ा अपने बारे में बताएं ना, उसके मुताबिक बताते हैं। सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है और आपके साथ अभी 4th क्वार्टर चल रहा है, और फिलहाल तो सर मैं स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स नाम की एक सॉफ्टवेयर हाउस है उनके पास सर एज AI इंजीनियर काम कर रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट भी होती है और डेवलपमेंट दोनों कर रहा हूँ। तो अगर आप ऑलरेडी करियर आपका शुरू हो गया है, तो फिर आप क्या चाह रहे हैं?
सर मतलब स्टेप क्या होता है, मतलब क्लाउड है, इससे पहले मतलब सिंपल रिसर्च थी डीप लर्निंग में कैसे काम किया जाए। अभी डिप्लॉयमेंट आ रही है, तो डिप्लॉयमेंट से आगे भी मतलब क्लाउड से आगे मतलब अगला मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा एआई का? ब्रॉड सेंस में बात कर रहा हूँ सर, जो आप आप समझते हैं क्या है। क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, आपने एप्लीकेशन एक बना लिया ऑफलाइन, अब आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं क्लाउड पे। सर डिप्लॉयमेंट तो हम उस पे कर रहे हैं, एम्बेडेड डिवाइस पे कर रहे हैं, कंटेनर्स के जरिए, डॉक्यूमेंट कंटेनर के जरिए, क्लाउड पे नहीं है। ये तो डिप्लॉयमेंट सिंपल डिवाइसेस पे, एज डिवाइसेस पे। अच्छा, तो आप एज ए जनरल क्या पता करना चाह रहे हैं, मुझे बताएं। मैं आपका मतलब व्यू देखना चाह रहा हूँ, मतलब आप कहाँ देख रहे हैं ऐसे मशीन लर्निंग इंजीनियर की फील्ड को क्लाउड के बाद, मतलब अगले डेस्टिनेशन क्या होगा मशीन लर्निंग के एआई का? ब्रॉडर सेंस की बात कर रहा हूँ सर, नॉट अ स्पेसिफिक। और आप क्या अच्छा समझते अच्छा हैं? अच्छा, ये इसका ये है कि क्लाउड ऑपरेशंस इसके ऑप्टिमाइज अब आगे फ्यूचर में होने हैं। अभी तो डेव ऑप्स का आपने नाम सुना होगा, जो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस इकट्ठे करते हैं, जो कि आपके मॉडल को, अब हमने सिर्फ AWS के सिर्फ उसको टच कर रहे हैं ना, लेकिन जो डेवऑप वाले होते हैं उनका बहुत ज़्यादा काम होता है, पर्टिकुलरली प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। ये चीज़ें आप लोग नहीं पढ़ते, ना ही आपकी डोमेन आती है। अब 1 मिलियन तक भी डेवऑप के इंजीनियर सैलरी ले रहे होते हैं। उनका काम यही होता है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, कि लेस पैसों के अंदर ज़्यादा हार्डवेयर कैसे यूज़ किया जाए। फॉर से ट्रैफिक अब ज़्यादा आ रही है, अब कम आ रही है, ट्रैफिक को वेट करवाना है, इनको क्यू में लगाना है। तो ये बहुत सारी मतलब कि लंबी फील्ड है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि नेक्स्ट जो है ना, जो क्लाउड का वर्क है, जो ह्यूमंस को मैनुअली करना पड़ता है, ये मजीद इंटेलिजेंट होना चाहिए और होगा आगे आगे। और हमारी लेबर एफर्ट जो है ना इसमें कम होगी, और हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो एप्लीकेशन की तरफ होगा, ना कि हार्डवेयर और ट्रैफिक और प्राइजेस और इनको ऑप्टिमाइज करने बैठ जाएं, या कोई स्पेशलाइज्ड बंदा हमें क्लाउड का चाहिए हो। तो ये मजीद क्लाउड के जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, इसमें आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। चलें ठीक है, फिर आपने लाजमी 2 चीज़ें करनी है, एक प्रैक्टिस करनी है भरपूर इसकी, और दूसरा ये है कि ट्यूसडे तक मुझे बता देना है कोई, अगर कोई पार्ट जो है वो प्रेजेंट करना चाहता है क्लास के अंदर, तो मैं तो ये कहूँगा कि करे, हेजिटेट ना करे, मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा लेक्चर प्रिपेयर करने में। और बाकी जो है प्रैक्टिस भरपूर करें, किसी की तरफ से बहुत शादो नादर ही मुझे आता है रिस्पॉन्स, और इतनी ऐसा जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मुझे इसका आइडिया है। तो पहले लेक्चर सुनने से, रिकॉर्डिंग सुनने से बात नहीं बनेगी। इस तरह तो बहुत सारा मटेरियल गूगल पे पड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह से कोई साइंसदान तो नहीं बन जाता ना। तो थोड़ा सा उसको हैंड्स ऑन कुछ करें, कुछ ना कुछ शेयर करें, कुछ चीज़ें, या अपने FIPs या थीसिस आइडियाज, कंपनीज में आपके क्या चल रहा है, डिस्कशन करते रहा करें, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा फिर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।